चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक हो ना सब? जो बोला ना, ठीक है। जो लोग अगर है लेट, आज तो 15 मिनट्स आई थिंक लेट हुआ है, 9:30 15 मिनट लेट हुआ है। कल से 9:30 पे होगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा भैया, आ जाइएगा सुबह में। कुछ लोग देख रहे हैं कि एकदम ऐसे ही जो है सो उठ के जो है आ गए हैं, तो थोड़ा रेडी रहिएगा, फ्रेश रहिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो, दो चीज हम कल पढ़ाए थे, उसमें हम बोले थे कि फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट या तो पढ़ाएंगे या अफगानिस्तान वाला, ठीक है ना। तो जो फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है वो बाद में पढ़ लेंगे, अभी अफगानिस्तान थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। तो दोनों का इस्तेमाल, उसको भी पहले पढ़ा दूंगा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद फॉरेन पॉलिसी और मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है? सुन पा रहे हो? तो सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डाल लेना, एक दो पॉइंट ऐसा है जो लिखते चले जाना, मेंस में काम आएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना कि जो भी लोग हैं, एक बार जो भी पेज में है हेडिंग डालते जाना, जहां लिखवाऊंगा उस पेज को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंस में इस्तेमाल करना है। देखो, कुछ कुछ लाइंस ऐसे होते हैं जिन लाइन का इस्तेमाल आपको होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरलिंक कर कर करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और नहीं आए तब भी लाओ। जैसे आप कुछ हो तो आपको बताना है कि आप कुछ हो, तो आपको जहां ना मौका मिले वहां पे एकदम चेपना है उसको। तो लॉजिक है। हेडिंग डालिएगा आईआर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर दो चीज पहले क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड लिखिएगा स्टेटस क्यू, और दूसरा लिखिएगा जो है एक रिविजनिस्ट स्टेट। ध्यान से समझना, नोट्स में डिटेल में सारा कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक स्टेटस को जो लिखोगे, वो स्टेटस को में यथास्थिति, जो हिंदी में बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है समझना, तब अपने शब्दों में लिखना। क्लियर है? जो चीज जो जैसा है, देखो मान लो मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है किस चीज में, तो ट्रांसजेंडर वाले नियम में। ट्रांसजेंडर के नियम में मान लो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, तो उसने पिटीशन दायर नहीं किया था, उसने खुद से किया। तो जब कोई खुद से करता है उसका एक अलग नियम है, और जब कोई याचिका पीआईएल या कुछ दायर करेगा अलग नियम है। हम जब स्टेटस को की बात करते हैं तो यथास्थिति का सिंपल मीनिंग है कि जिससे जैसे इंगेज कर रहे थे वैसे ही इंगेज करते रहेंगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा। और अगर कोई भी चीज का पॉलिसी चेंज होता है तो सर उसमें रिविजनिस्ट स्टेट हो जाएगा। जैसे रिविजनिस्ट का मतलब क्या है समझना ध्यान से, वैसा स्टेट जो एग्रेसिव है, जैसे पाकिस्तान। क्या सब सुन रहे हो? पाकिस्तान। तो सर ये पार्ट बार बार आएगा, अभी के लिए बस इतना खाली ध्यान रखने के मैंने दो शब्द बोला है कि स्टेटस की हो यथास्थिति, जो जिससे इंगेज जैसे कर रहा है वैसा ही। दूसरा है रिविजनिस्ट स्टेट, मतलब एग्रेसिव है, जो बदला लेने के फिराक में है और सिर्फ मारपीट पे ज्यादा बिलीव करेगा। तो पाकिस्तान आ सकता है, चाइना आ सकता है, इजराइल भी आ सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखो, ये तीनों अभी न्यूज में है। समझ में आ रहा है? करंट अफेयर खाली रटने से कुछ होगा नहीं, अगर आप एक बार इसको ध्यान दे लोगे तो बिना आईआर का करंट अफेयर कभी नहीं होगा। तो पहला चीज, इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन। एक बार जोर से सब बोलोगे, नहीं बोलोगे, अगर चिल्लाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में, फिर एक बोरियत हो जाएगा। तो अगर रेडी हो जोर से तो एक बार बोलो यस और नो। सब बोलेगा दम से यस और नो। आवाज सर पहुंचना चाहिए वहां तक, तब मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट एकदम रिलैक्स रह के समझना, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। तो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा चीजों को देखेंगे। पहला कि हमारा ऐसा क्या क्या बॉन्डिंग है रिलेशन का जो हम अफगानिस्तान और इंडिया से अच्छा कह सकते हैं। पहला चीज मैंने बोला था, काबली वाला कहानी पढ़े होगे बहुत पहले। तो काबली वाला कहानी जिसमें मिनी की कहानी होती है, काबली वाला काबली बेचने आता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखा था काबुली वाला, और जो काबुली चना जो है हमारे इतिहास में जो हम खाते हैं, वो काबुली चना भी अफगानिस्तान का है, कहीं से कोई उसमें नहीं है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत पहले से है या अभी से है? बहुत पहले से है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी में भी ये जिक्र है काबुली वाला। और काबुली वाला में जो काबुली बेचने वाला है आदमी, वो कौन सा है? अफगानी है। क्या सुन पा रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अफगानिस्तान की पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखना, नींद में नहीं जाना। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कनेक्शन, तो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो सुने होगे, जब नहीं पढ़ोगे जो आगे आ जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा रोल है, उसके बिना अधूरा है। ऐसे बहुत सारी चीजें मिली है सभ्यता का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्शन है। क्लियर है? तो इंडिया का भी और अफगानिस्तान का भी 2-3-4 तरीके से कनेक्शंस बनता चला गया, जिसमें सबसे पहला मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। एक तो बोला रविन्द्रनाथ टैगोर के पोएम और कहानी में जो काबुली वाले का जिक्र है, वो अफगानिस्तान का है कि पाकिस्तान का है? अफगानिस्तान का है। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अफगानिस्तान इस दुनिया में, अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले आजाद हो गया है 1920 में। अगर 1920 में कोई कंट्री आजाद हो गया, उसके बावजूद उसकी हालत ऐसी है, तो मैंने बोला था जिस देश में हमेशा लड़ाई पीट वार चलता हो, रेडी रहना, वो देश कभी भी
आगे डेवलप नहीं कर सकता है। सिमिलरली आपकी लाइफ में भी सेम काम चलता रहता है। जो घर जो हमेशा लड़ाई पीट उस घर में चलता हो, हमेशा झगड़ा उगड़ा चलता हो, वो घर कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन फैक्ट है। तो अफगानिस्तान 1920 में आजाद हो चुका है, अपन लोग आजाद हुए 1947 में। बट क्या उससे हम आगे निकले हैं या पीछे हैं? आगे क्या, काफी आगे हैं। हम तो अभी अफगानिस्तान को सहारा दे रहे हैं और अफगानिस्तान से रिलेशन बना रहे हैं ताकि अफगानिस्तान बेटर करे और पाकिस्तान का बदला जो है हमको लेना ना पड़े। कौन ले ले? अफगानिस्तान। मैंने कितनी बार जिक्र किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच अब जिस लेवल पे होता है, क्रिकेट मैच स्पेशली, वो पहले कभी पाकिस्तान और इंडिया का हुआ करता था। अब ज्यादातर टिकटें जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की पहले बिक जाती हैं और मैच भी होता है जिसमें बल्ला उठा के मार फाड़ सब हो जाता है। उसका मतलब क्या है? जब भी मैंने बोला था कि कोई एक राइजिंग पावर होगा, क्या बोला था? कौन सा सिद्धांत? थुसीडाइड सिद्धांत बोला था कि एक कोई आदमी जो आगे बढ़ रहा है और एक आदमी जो पहले से पावरफुल है, तो जो पावरफुल कंट्री है उसको हमेशा क्या होगा? इनसिक्योरिटी होगा। जैसे अमेरिका पहले से पावरफुल है, इंडिया बढ़ रहा है, चाइना बढ़ रहा है, तो अमेरिका खुश होगा कि उदास होगा? उदास होगा, इनसिक्योरिटी होगा। सिमिलरली आपके लाइफ में है, अगर आपका कोई पहले से आईएएस है और आप आईएएस बनने की होड़ में हो, जनरल कंपटीशन वाला नहीं, रेलवे वाला नहीं, उस सबसे कोनो को कंपटीशन नहीं रहता है। रेलवे वाला सही सर अभी का वो लॉजिक क्या है? आईएएस आपके घर में कोई है और आप कोशिश कर रहे हो आईएएस बनने की, तो आप चाहते नहीं चाहते हो भी ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट हो ही जाएगा। इसीलिए लॉजिक क्या है? मैंने बोला था एक बार कि एक आदमी जो आईएएस का चपरासी है, उसका बेटा अचानक से आईएएस बन गया। अब सडनली लास्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना, रियल स्टोरी है, कोई बनावटी भी नहीं है। अब लास्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गया तो जो आईएएस जिसका वो चपरासी था, सडनली उसको इज्जत देना पड़ेगा क्योंकि आईएएस का बाप हो वो, और जब आईएएस के पिता है तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और वो आईएएस जो है, जो समझदार होगा वो रिस्पेक्ट देगा, जो नहीं होगा उसको पचाना थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। और वो सडनली क्या देखा कि एक आदमी जिसका कोई औकात नहीं था, उसका सडनली इतना लेवल पे औकात बढ़ गया क्योंकि उसके बेटा क्या बन गया? आईएएस। तो इनसिक्योरिटी हमेशा क्रिएट होगा। सिमिलरली अफगानिस्तान, इधर देखो, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को होगी कि खुश होगा? इनसिक्योरिटी होगी। क्या सुन पा रहे हो? अगर इनसिक्योरिटी होगी तो पाकिस्तान वैसी हरकतें करना कोशिश करेगा जिससे कि दोनों का रिलेशन खराब हो। और लॉजिक यही है, ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई कितना भी कोई सिद्धांत दे दे, कितना भी फिलॉसफी दे दे, द फैक्ट कि अगर आप कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो जो पहले से स्टैब्लिश पावर बुरा लगभग करेगा। ये हर जगह है। तो मैंने फिर से बोला, लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, इंडिया और अफगानिस्तान का इमोशनल बॉन्ड में सबसे पहला कौन सा स्टोरी है? रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टोरी में जिक्र है अफगानी का। दूसरा जो मैंने बोला कि सर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान में कनेक्शंस है। थर्ड पॉइंट, इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन फूड के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुली चना जो मैंने बोला, वो काबुली चना भी अफगानी का देन है और वहीं से आया है। तो आज भी काबुली चना का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम अफगानिस्तान। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने बोला, एक और ध्यान से समझना, जिनको नहीं पढ़ाया था कल वो आज देख लेना। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को जानबूझकर रोका था ताकि रसिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सुन पा रहे हैं? अगर ब्रिटिशर्स ने अपने आप को रोका कि प्रोटेक्ट कर सके, तो ध्यान से क्या समझना, जब भी कोई कंट्री, अगर मान लीजिए लेट से ये इंडिया है, इंडिया में किसका राज है? ब्रिटिशर्स का। अच्छा पहले भैया ठीक से रहना, सोना मत, बारह बोल रहा हूं। तो इंडिया में अगर पहले राज है किसका? ब्रिटिशर्स का। ऊपर में मान लीजिए इधर ध्यान से आइडिया रसिया है। अगर आप इसको एग्जैक्टली मैप पे आराम से देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, इधर अगर मान लो ये रहा आपका इंडिया वाला पार्ट, कहां है? ये रहा ना, पक्का ना? अब ये जागे रहो थोड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा जगे रहो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडिया है। इंडिया को अगर रसिया से बचाना है आप ब्रिटिशर्स को, तो अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। बफर स्टेट क्या बोला था? जब भी कोई किसी कंट्री को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तीसरे कंट्री से प्रोटेक्ट कर सके, उसको क्या बोलेंगे? बफर स्टेट। तो सर अफगानिस्तान इंडिया के लिए बफर स्टेट था या नहीं था? था। और ब्रिटिशर्स उनको वेपन सप्लाई सारा कुछ देते थे, हथियार, फूड, एवरीथिंग, ताकि वो किससे बच के रहे? अफगानिस्तान से कि रसिया से? रसिया से। तो अफगानिस्तान, यहां ध्यान से समझना, जब हम बोले कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है, तो इसका मतलब अब क्या समझते हैं कि हम अफगानिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अफगानिस्तान में ही जो भी कोई लड़ने आए तो वहीं पर लड़के बात खत्म करें। अच्छा आप मुझे बताना, अभी के प्रेजेंट में इंडिया का बफर स्टेट कौन हो सकता है? अभी के सिनेरियो में इंडिया के लिए बफर स्टेट कौन हो सकता है? क्या सब जिंदा हो? प्रमाण दो कि जिंदा हो। तो कुछ बोला करो, बोलने से एनर्जी कम जाता है, समझ में आया? पढ़ाने से एनर्जी ज्यादा जाता है। अब बैठे रहोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अभी देखो इंडिया के लिए कौन कौन हो सकता है? भूटान, तिब्बत, सर बहुत सारे।
और इस तरीके के ऐसे बहुत सारे कंट्री को बफर स्टेट बनाया। इधर देखो, अफगानिस्तान को क्यों बनाया, किसको काउंटर करना है, पाकिस्तान को। अभी के प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, तो अफगानिस्तान एक्ट एज ए बफर स्टेट बिकॉज वी हैव टू काउंटर किसको, पाकिस्तान को। चाइना को काउंटर करने के लिए भूटान और तिब्बत को हमने बनाया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी लोग जो है ना बड़ा शांति मुल्क है। चाइना भी शांत है, पाकिस्तान भी शांत है, जब मौका मिले तब आपको मार के निकल जाएगा, इतना शांत है। तो लॉजिक ये है कि बफर स्टेट का कंट्रोवर्सी आपके दिमाग में रखना है। और दूसरा बात, एक शब्द मैंने पढ़ाया था आपको, वो था डोमिनो इफेक्ट, याद है? डोमिनो इफेक्ट क्या है? जब कोई एक कंट्री जो कैपिटलिस्ट अगर है और कैपिटलिस्ट के बाद अगर वो कम्युनिस्ट बन गया, तो सर वो भी दूसरे को क्या बनाएगा, कम्युनिस्ट। मान लीजिए चाइना ने कम्युनिस्ट बना दिया लेट से वियतनाम को, तो क्या वियतनाम कम्युनिज्म को स्प्रेड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जिस तरह से रसिया ने पहले किसको बनाया, चाइना को, चाइना ने स्प्रेड करना शुरू किया और अमेरिका तभी समझ गया था कि चाइना अब एक भयंकर कंट्री बनने वाला है जो हमको काउंटर अटैक करेगा, तो उसने भी नाटो का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ध्यान से प्लीज समझना, अभी फिर से वापस बता रहा हूं, हम जो पढ़ रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान में, उसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो इमोशनल टाई अप में क्या क्या होगा, जल्दी बता रहा। फर्स्ट, पहला रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्टोरी में दिख रहा है। अच्छा, रवीन्द्रनाथ टैगोर कहां गए थे? इंडिया के ना, पता है ना किसी को, मत बोल देना पाकिस्तान से आए थे। दूसरा है कनेक्शन इंडस वैली का। तीसरा कनेक्शन मैंने बोला कि क्या है, काबुली चाइना जो फूड का बहुत सारा है, हमारा रिलेशन बनता है। मैंने पहले इसके पढ़ाया था कि अलायंस या उसका दोस्ती किसी से तब होता है जब आप एक तरह का होते हैं। डैश की दोस्ती डैश से ही होगी, तो कुत्ते की दोस्ती कुत्ते से ही होगी, है ना। शेर की दोस्ती शेर से ही होगी। शेर को कभी देखा है कुत्ते के साथ? देखा होगा गलती से भी, लेकिन वो डिस्कवरी में देखते हैं आप, ऐसे नहीं देखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है ब्रिटिश। इधर देखना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटिश लोग वापस जाने लगे 1920 में, मैंने क्या बोला, ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान को छोड़ दिए कि भैया अब तुम ही हो, हम जा रहे हैं। इधर देखो, देन अफगानिस्तान के सैनिक लोग को तो आदत हो गया था कि अंग्रेज उसको सप्लाई दे रहे थे, हथियार का सारा कुछ दे रहे थे। जैसे ही जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया कब आजाद हुआ? तो 1947 में। तो सर अब आजाद हुआ तो इंडिया को अफगानिस्तान बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स देते थे बंदूक उंदूक, आपको भी देना पड़ेगा। ये परेशान हो गए जवाहरलाल नेहरू, कह रहे भाई बंदूक बंदूक वो लोग देता था, हम बंदूक नहीं दे सकते, अपन शांति लोग हैं, समझ में आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या बोलना इधर, लेकिन अफगानी क्या बोला, हमको तो चाहिए, क्योंकि पहले भी वही राज था, वही देता था। इंडिया का पॉलिसी, अब देखो 2 ऑप्शंस थे। इंडिया चाहता तो उनको सप्लाई कर सकता था, लेकिन सर मैंने बार बार बोला है कि उस समय के जो भी लीडर थे उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। अगर वो सप्लाई करते तो इंडिया कहीं ना कहीं एक रिविजनिस्ट स्टेट बन जाता, जिसको अग्रेसिव का एक तमगा लग जाता। मैंने बार बार बोला है कि हर देश का इतिहास, मैंने क्या बोला, अपन लोग रामायण पढ़ के, महाभारत पढ़ के, इन सब चीजों से सीख कर आए हैं। तो हमारा देश इमोशनल है, हम ज्यादातर बिलीव नहीं करते कॉन्क्वेयर करने पे, इसलिए हमने आज तक कभी भी किसी पे पहला अटैक नहीं किया। हम हमेशा काउंटर अटैक किए हैं, सेल्फ डिफेंस में। आज चाइना की तरह नहीं कि जैसे आया जिस पर मन हुआ हमला कर दिया, इजराइल की तरह नहीं कि किसको मारा किसको निकल लिया, पाकिस्तान का तो बात ही छोड़ो, वो तो सर आजाद होते होते खाना के लिए छोड़ा काम, लड़ाई ज्यादा कर रहे हैं। खाना नहीं खाएगा लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। सोचो कोई देश जो आजाद हुआ है 1947 में, एक साथ आजाद हुआ, और वो देश वापस अटैक कर रहा है, इसको सोचना चाहिए कि हम अलग हुए, थोड़ा अपना इकोनॉमी बढ़ाए, थोड़ा अपना पावरफुल ये चीज करें। लेकिन नहीं, इनको क्या चाहिए, कश्मीर। और यहाँ पे क्या चलता है इंडिया में डायलॉग, दूध मांगोगे तो, ये डायलॉग इतना फेमस है, खीर मांगोगे तो अजीब सा है, खीर मांगोगे अरे कश्मीर यही इसको बोलते हैं निद्रा का जो है ना इफेक्ट। समझ में आ रहा है? अरे बोल दो उसको आने के लिए, बोल दो। तो लॉजिक है। उसके बाद ध्यान से समझना कि अगर हम बात करते हैं, अब देखना सब दिखेगा एक लाइन से, सब ये होता है साइकोलॉजी। जैसी कोई आए ना ऐसे, तो उसके बाद अपना काम छोड़ के पहले एक बार झांक लो। अपना काम नहीं करेगा, पीछे से जाकर एक बार देखेगा कि क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा ध्यान में रख लो कि जब यहाँ पढ़ रहे हो तो उतना माइंड अपने आप लगा के रख लीजिएगा कि लाइफ आपकी है, चॉइस आप करो। तो पहला हमारा इधर देखो, क्या आपको लगता है कि इंडिया एंड अफगानिस्तान का रिलेशन लेटेस्ट है या बहुत पुराना है? बहुत पुराना है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो याद रखना, इंडिया अफगानिस्तान ऑफिशियली मीट अंडर द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। बहुत सारे ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी का जिक्र नहीं करेंगे। ओवरऑल हम आपको समझाना ही चाहते हैं कि इंडिया जो है एक अफगानिस्तान के साथ इमोशनल बॉन्ड टाई अप रखता है, जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन कुछ कांड चेंज होगा। हर इंसान के साथ कोई भी चीज चूंकि परमानेंट नहीं होता, आज किसी के साथ आप दोस्ती हैं तो कल किसी के साथ दुश्मनी होगा। फॉरेन पॉलिसी में ऐसे भी चेंज होते रहता है, कभी हम अमेरिका के दोस्त बन जाते हैं, कभी रसिया के बन जाते हैं, कभी किसी और के बन जाते हैं, तो वो चीज चलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, जो बता रहा हूं उसको समझना, अन्यथा नहीं समझ में आए तो फिर से मैं 2-3 बार रिपीट कर ही देता हूं हर चीज को, तो फिर समझ में आएगा आपको। देखो इधर बिना समझे आ जाएंगे नहीं, जरा एक बार सिर्फ मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? आप सिर्फ नॉर्मली रीड करके देखना, क्योंकि नोट्स में इतना मेहनत है, हिंदी इंग्लिश उसको इतना आसानी तरीके से बनाया गया है कि एक बार आप पढ़ के देखो
अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है, रीड करके देखो कि कम से कम 1% भी समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर हम पूरा का पूरा कहानी आपको बताते हैं। चलो अब नोट्स पे ध्यान नहीं देना, मेरे बातों पे ध्यान देना। मैंने 3 पोस्टर पहले भी बोला था, लाइफ में अगर कुछ करना है तो अपना पोस्टर हमेशा ध्यान रखा करो। किस तरीके से आप बैठे हो डिफाइन करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो क्या नहीं। किस तरीके से आप क्या करो दिखाई देता है। अब बार बार बोलाएंगे 2-3 पोस्टर, एगो ऐसे वो ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी लगा लेते, लगता है चीर के बाहर निकाल लेंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे, फिर कुछ लोग ऐसे। लाइफ आपका है, करते रहो, लेकिन जीवन में कुछ होना नहीं है। समझ में आ रहा है? सही तरीका सिंपल बैठो और हाथ को आगे रखो, बस कुछ नहीं। जैसे है ना, 1-2 चीज, पैर पे पैर मत चढ़ाओ। जब भी कभी बॉडी का कांटेक्ट होगा नींद आना शुरू हो जाएगा, इसका स्वाभाविक नेचर है। जहां ऐसे किए गए निद्रा के मुद्रा में, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और ये आदत बहुत है बेकार। इसीलिए नॉर्मली जब भी आप बैठते हो किसी भी चेयर पे, जब इंटरव्यू में आप सोचो, इंटरव्यू में आपको चेयर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कॉमन सेंस का बात है, चेयर प्रोवाइड किया जाता है आपके बॉडी पोस्चर्स को जज करने के लिए। मैंने बार बार बोला है कि एंट्री भी क्यों खिलवाया जाता है। वो चाहता है तो आराम से आपको जो है कोई दरवाजा जैसे खोल के आता है। आपका चेयर का और गेट का डिस्टेंस क्यों इतना रहता है कि आप वहां से चल कर आएंगे? अच्छा, उसमें भी आप गेट खोले, बोले, फिर आप गेट क्लोज किए तो 360 डिग्री घूम गए, आपका पूरा पोस्चर्स वहां जज हो गया। फिर आप टप 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 करते हुए आगे आए, चेयर के सामने आए, फिर बैठे, सारा पोस्चर उतने देर में जज हो जाता है। इसीलिए एंट्री और जो एग्जिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब आए तो सिंपल, जब आप बैठते हैं तो 2 तरीका है। क्योंकि आपको लिखना है तो आप पेन हमेशा हाथ में रखो, अगर नहीं लिख रहे हो तो दोनों हाथ है उसको आगे रखो। और सबसे बेस्ट तरीका इंटरव्यू का है कि दोनों हाथ को हमेशा अपने थाइस पे रखने की कोशिश करो और स्ट्रेट रहो आराम से, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ लिखना है तो इसीलिए बस बॉडी को कांटेक्ट मत करना। कुछ लोग इधर से ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, एकदम नीचे करके लिखेगा ऐसे, एकदम वो दिखाएगा नहीं, जैसा लग रहा है एकदम बोलेगा घुस जाएगा, अपने आप में ही घुस जाएगा। इसलिए रिलैक्स रहो, कोई लोड मत लो। हम इतना तो खुद ही पढ़ाएंगे कि आपको मजा आने लगेगा। तो सर लास्ट बार बोल रहे हैं, इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन इमोशनली हो चुका है। अब यहां पे देखना, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले एक डुरंड लाइन था। कौन सा लाइन था? डुरंड। ध्यान से समझना। तो मान के चलो अगर ये रहा इंडिया एंड लेट से इधर अफगानिस्तान, बीच में तो पाक है ही, अभी समझने के लिए बस समझना। तो जो डुरंड लाइन था वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पाकिस्तान कब आया? जब हम 1947 में आजाद हुए तब आया। क्या सब सुन पा रहे हो? पहले जोर से बोलो तो यस और नो। जोर से बोलो, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। जोर से एक बार बोलो, यस और नो। अगर डुरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है और सडनली अब एक नया देश जन्म ले लिया, कौन? पाकिस्तान। तो अब जो डुरंड लाइन हुआ वो किसके बीच में होगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर से बोल रहा हूं, दिस वन इज इंडिया और ये रहा अफगानिस्तान, इसके बीच में लाइन है, कौन सा लाइन है? डुरंड लाइन। ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा इंडिया। अब इंडिया में से एक निकल गया कंट्री जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। सो डुरंड लाइन किसके बीच में हो गया? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। प्लीज समझ लेना। तो डुरंड लाइन नाउ आफ्टर 1947 इट बिकम्स क्रिएटेड बाय जो है 2 लोगों के बीच में, जिसमें पहला है अफगानिस्तान, दूसरा कौन? पाकिस्तान। तो डुरंड लाइन के झंझट से कौन साइड हो गया? इंडिया। अब 2 लोग के बीच में झंझट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और मैंने बोला पाकिस्तान का नेचर है अक्वायर करने का, तो बहुत सारे एरिया डुरंड लाइन को क्रॉस करके अक्वायर कर लिया। जैसे इंडिया में मैंने 12 बोला है, नेचर रहता है लोगों का, क्या रहता है कि सर खांबा गाड़ देंगे, रेलवे का खामा वहां तक था, वहां जाकर क्या करेंगे? बैल बांध देंगे या गाय बांध देंगे। इतना ज्यादा सर कैप्चरिंग, कुछ नहीं हुआ तो नादे वहां लगा देंगे। ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि नाद कहां रहेगा? रोड पर। 10-20 आदमी का जो है टांग टूटना चाहिए, और ऊपर से पानी उबीच के रोड पे। ये बिहार में सबसे फेवरेट है। अपने घर पे नहीं होगा, ये द्वार पे भी नहीं होगा, रोड पे होगा वो नाद। समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है? हम जो है ना इंक्रोचमेंट के लिए बड़े पॉपुलर टाइप आदमी है। अगर हमको नहीं रोका जाए ना, सर मैंने बोला इंडिया बांग्लादेश जब पढ़ाऊंगा, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन था सर, ये क्रॉस कर करके वो पोल कहां से कहां चला गया पता नहीं चला। इंडिया के लोग बांग्लादेश में पहुंच गया, बांग्लादेश का इंडिया में पहुंच गया। तो हम इतने फेवरेट हैं इंक्रोचमेंट के लिए। ध्यान से समझना। सो डुरंड लाइन, और यहाँ पे देखना कुछ तरीके हैं जिसको समझना है। 1947, 19 इधर नोट्स बाद में आप पढ़ लेना, मेरी बातों पे ध्यान देना।
अब यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर कुछ टाइप के लोग हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। मैंने एक दिन बताया था कि अभी के समय में सुन्नी लोग ज्यादा हैं इस दुनिया में। अगर इस्लाम की बात करें, मुस्लिम की, तो उसमें सुन्नी और सिया होते हैं, जिसमें सुन्नी का पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा है और बहुत सिया का पॉपुलेशन कम है। लाइक ईरान में कुछ लोग हैं जो हैं, बाकी पूरा वर्ल्ड वाइड जो है सुन्नी ज्यादा डोमिनेंट है। अभी तक ध्यान से देखना, यहां पे बोला जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर 4 टाइप के हैं पॉपुलेशन। पहला है पश्तून्स, प्लीज ये नाम याद रखना बिकॉज ये ना आप मरे जाएंगे इंटरव्यू में। पश्तून्स के बाद ताजिक्स, उज्बेक्स और चौथा कौन है? हजाराज। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, नाम रिपीट करना। पहला कौन? पश्तून्स। दूसरा बोलो, दूसरा उज्बेक्स की हजाराज, ताजिक्स, तीसरा उज्बेक्स, फोर्थ हजाराज। ये 4 में से ये जो ऊपर का 3 पार्ट है ये है सुन्नी। अगर आपको याद रखना है तो याद रखोगे हजाराज वेयर द सिया। हजाराज क्या है? सिया। तो सर अब फिर से बताना, अफगानिस्तान में सुन्नी डोमिनेंट है कि सिया डोमिनेंट है? सुन्नी डोमिनेंट है। और ध्यान रखना, मैंने बार बार बोला कि जो कुछ खास पर्व होते हैं इस्लाम में, उसमें भी कुछ लोग सिया मनाते हैं, कुछ लोग सुन्नी मनाते हैं। मतलब सिया का पर्व कुछ अलग होता है, सुन्नी का पर्व कुछ अलग होता है। अगर मोहर्रम की बात करें तो बार बार नहीं बोलते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, तो उसमें बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि लड़ाई में वो हार गए थे, तो ये लोग बोलते हैं कि अगर हम हुए रहते तो तुम्हारे लिए प्राण दिए रहते। तो लॉजिक क्या है? दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग चलता है। इसीलिए प्लीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब हम बात करते हैं कि सर पश्तून्स, ताजिक्स, उज्बेक्स, तो सर अगर ये तीनों याद नहीं भी रहे तो 2 याद बहुत नेसेसरी है रखना, क्योंकि आप करंट अफेयर जो चिल्लाते रहते हैं ना वो मारे जाएंगे। एक पश्तून्स और तीसरा हजाराज। चौथा हजाराज क्या थे? फिर से पूछ रहा हूं, सिया की सुन्नी? सिया। पश्तून्स क्या थे? सुन्नी। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, चारों का नाम प्लीज रिपीट करो, मजा आएगा, नहीं तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, इन्वॉल्व रहो, मजा आएगा। पहला बोलो, कौन सा? पश्तून। दूसरा उज्बेक्स की ताजिक, ताजिक। तीसरा उज्बेक। चौथा हजाराज। उसी सीक्वेंस में याद रखो, याद हो जाएगा। और चारों में से डोमिनेंट कौन? सुन्नी की सिया? सुन्नी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 1947 के अंदर अफगानिस्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दुरंद लाइन। अफगानिस्तान दुरंद लाइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए क्योंकि वो बोला कि दुरंद लाइन क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने जो क्रिएट किया था वो हम अभी कैसे माने, क्योंकि नए सिरे से अब बनाना पड़ेगा। और इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने क्या बोला, हरामखोर पाकिस्तान। इधर देखो, पहले से पता था कि पाकिस्तान को बहुत कम एरिया मिला है, और मोहम्मद अली जिन्ना इतना सेल्फिश और नेगेटिव आदमी, ध्यान से समझिएगा, आफ्टर ऑल ही वाज वेरी नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था वो, लेकिन सही बोला जाता है नियत की बात होती है। वो सिर्फ अपने वजह से ना नया स्टेट बना लिया, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट। इधर देखो, अगर उसका नियत इतना ही साफ रहता तो डेवलपमेंट कर पाकिस्तान को एक नए मुकाम पे पहुंचाता। लेकिन सर पाकिस्तान के इतिहास में 1947 के पहले मैंने बोला था कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, वहां पे हिस्ट्री हमेशा 1947 के बारे में पढ़ाया जाता है। जहां जहां वो पिटाया है धड़ पकड़ के, वो है ही नहीं उसके इतिहास में। किसी को ये तक नहीं पता है कि सर बहुत सारे लोगों को कि जो पाकिस्तान से पहले 1947 से पहले क्या था, क्या सीन था, मुस्लिम लीग क्या था, कुछ नहीं पता है। 1947 के बाद पता है। तो लॉजिक क्या है कि वो जानबूझकर चीजों को छिपा कर और गुमराह करने की कोशिश किए, और उसका खामियाजा आप देख लो। आजाद सेम टाइम पे हुए। पाकिस्तान कितना गर्त में है और हम कहां हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, और हम इमोशनली बोल भी नहीं रहे हैं। सिचुएशन इसकी फैक्ट है। नीचे देखना, पश्तून्स गॉट डिवाइडेड। इधर देखिए, अब दुरंद लाइन जब बना तो दुरंद लाइन में 2 चीज हुआ। इधर देखो, जो लोग पहले से रह रहे थे, मान लो इंडिया है और ये अफगानिस्तान है, तो आराम से खुशी खुशी रह रहे थे। अचानक से अब कौन आ गया? पाकिस्तान। सुन पा रहे हो? अभी करंट का न्यूज था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बहुत सारे लोगों को घर से भगा दिया। करंटली न्यूज था, और इसलिए जब मैन ऑफ द मैच ले रहा था वो अफगानिस्तान का प्लेयर, तो उसने वो मैन ऑफ द मैच का पैसा उन लोगों को दिया जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं। तो लॉजिक क्या है, अगर आप पीछे का इतिहास नहीं देखोगे ना, करंट कुछ समझ में नहीं आएगा। कितना भी तेरिया उसकी तेरिया, मैं बार बोलता हूं, किसी की तेरिया पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या हुआ, ये लोग, चूंकि ये कुछ फैमिली जब पाकिस्तान बना तो कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए। तो जो पश्तून्स का फैमिली था वो डिवाइडेड हो गया, कुछ यहां रह गए। अब आप मुझे बताओ, आपका घर है जहां पे आप 50 सालों से रह रहे हो, और अचानक से कोई बोले कि अब आपको छोड़ के उधर जाना है, तो सर किसी के लिए भी समस्या क्रिएट हो जाएगा। 1947 में विभाजन के लिए हम आज तक रो ही रहे हैं। इतने सारे लोग जो उधर गए मरे, उधर जो आए इधर से मरे। तो लॉजिक क्या है, अगर हम बात करते हैं कि सर पश्तून्स हो चाहे कोई हो, किसी का भी फैमिली जब डिवाइड होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। सुन पा रहे हैं? और जब इफेक्ट पड़ेगा तो उसका खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा। ध्यान से समझना।
तो पश्तून्स ने क्या माना, क्या फैमिली गॉट डिवाइडेड, सो पश्तून्स वेयर, मतलब पूरे के पूरे लोग बोले कि भैया हम दुरंत लाइन को नहीं मानते हैं, हमको नया लाइन बनाओ, नया लाइन बनाकर जो है डिवाइड करो अच्छे ढंग से। नीचे, सो अफगानिस्तान डिमांडेड पीसफुली, और बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों नाम दिमाग में रख लीजिएगा, B&KP। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दो ऐसे एरिया हैं जो अफगानिस्तान के अंदर ही था। कौन कौन सा? बलूचिस्तान एंड खैबर। और आज तक देखो इसका न्यूज आज तक है, और मैंने बार बार बोला है कि कुछ समय तक और पेशेंस रखो, ये सारा का सारा इंडिया में मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा ये रियली में होगा। तो बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा ऐसा एरिया था जो अफगानिस्तान के अंदर था। कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के अंदर थे, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती इन सारे एरिया को अक्वायर कर लिया। ध्यान से समझिएगा, बलबूते पे अक्वायर कर लिया, कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान इसको मिला लिया। जैसे गांव में नहीं होता है कि कुछ लोग 15 साल से गायब हैं या 20 साल से गायब है, गायब में आए नहीं क्यों आया, तो देखा कि उसका कोई और खेत जोत रहा है। अरे गांव में नहीं देखते, इट्स क्वाइट नॉर्मल। उसके घर पे ताला लगा हुआ है, लेकिन सर उसके घर में सब लोग रह के आराम से अपना जो है कुछ लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए। लॉजिक क्या है कि जब कोई गायब होता है तो वो हमेशा इनसिक्योरिटी हमेशा हो जाता है, फिर वो आएगा लड़ेगा। बहुत लोग का बात ऐसा है, बहुत केसेस बिहार में पेंडिंग है जमीन को स्पेशली लेकर कि वो गायब था और उसका जमीन कहां से कहां चलेगा कुछ पता नहीं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि दो पार्टी कोई और लड़ रहा था और जब वापस से अपना नपवाया शुरू किया तो किसी तीसरे पार्टी का जमीन निकल गया, उसको भी बिलीव नहीं था कि मेरा जमीन वहां क्या कर रहा है। ये सारी चीजें भी बहुत पॉसिबल है। क्या सुन पा रहे? तो लॉजिक क्या है कि सर जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात की गई तो पाकिस्तान जबरदस्ती कैप्चर कर लिया। इधर देखो, ये नोट्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको पता है उसको आसान है। एक तरफ कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ रिवीजन फॉर एग्जाम है। तो जो मेंस में लिखने के लिए है वो ये है, और जब वापस आप रिवाइज करोगे नोट्स में तो सिंपल इतना रिवाइज करोगे, तो मैं समझा दूंगा इस तरीके से कि दिमाग में रह जाएगा। तो मैं इधर जगना सोना मत, पहले बताओ जल्दी से, 4 लोग हैं 4 टाइप के, मैं इधर ढक रहा हूं। कौन कौन थे? पहला पश्तून, दूसरा कौन? ताजिक, तीसरा उज्बेक, चौथा हजारा। ये देख लेना आज कितना तारीख है, जो भी तारीख हो, 1 या 2 जो भी हो, 3 दिन बाद देखना इन चारों का जिक्र आएगा न्यूज में, आप देख लेना 110%। पश्तून्स एंड स्पेशली हजारात जरूर होंगे, दिमाग में रख लेना। और आप पेपर यहां आता ही है डेली द हिंदू, आप देख लेना। अब नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, सो ब्रिटिश क्रिएटेड दुरंत लाइन, ये छोड़ दो, अब यहाँ का पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा बैक पीसफुली फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर बाय रिमेन सपोर्टिव ऑफ द सीजर। देखिए देखो, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एरिया था किसका? शुरुआत में अफगानिस्तान का। कैप्चर जबरदस्ती कौन किया? पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान से कि कोई बात नहीं, ये हमको शांति से लौटा देगा, अच्छा आदमी है। तो इंडिया उसको समझाया, तुमको पता नहीं है कि कैसा आदमी है। तो अफगानिस्तान का अभी पूरा फेवर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है कि इंडिया की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उसको उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारा एरिया दे देगा। हमारा एरिया क्यों लेगा वो? ये किसका मानना है? अफगानिस्तान का। अब मैंने बोला होते हैं बड़ा डेंजरस होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं और हरामी टाइप होते हैं, नेक्स्ट टाइप, समझ में आ रहा है? और ऐसा एक आदमी नहीं है, बहुत लोग हैं। इसलिए साइकोलॉजी में सूरत हराम का जिक्र किया गया है, थोड़ा ध्यान से बचना है। तो क्या है कि सर अगर हम बात करें पूरा का पूरा ओवरऑल, तो एक मुद्दा क्रिएट हो रहा है, और वो मुद्दा क्या है? बलूचिस्तान और फिर से बोलो खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों एरिया का मुद्दा क्रिएट हुआ। फिलहाल अफगानिस्तान उम्मीद में है कि पाकिस्तान उसको एरिया देगा कि नहीं देगा? देगा। तो सर अभी तक काम हो गया, लेकिन इसी बीच में इंडिया बोलेगा अफगानिस्तान को, जब पूछेगा तब इंडिया बोलेगा हमको पता है कि पाकिस्तान कैसा है। अरे भाई, जब आप दो भाई हैं, दोनों भाई में लड़ाई हुआ, जम के लाठी उठी हुआ, कपार ऊपर फराया, ये हुआ गांव में जो होता है, तो एक भाई को दूसरे भाई के बारे में पता होता है। तो भाई किसी थर्ड पार्टी से मिला, तो ये भाई उसको समझा रहा है कि हमरे नु भाई बच जाना तनी, तोरो साथे रहिए, तोरो कपार ऊपर फाड़ के निकल जाए। अब लॉजिक क्या है? इंडिया समझा रहा है किसको? अफगानिस्तान को, कि बेटा ऐसा है कि तुम पाकिस्तान को भी नया नया जाने हो, हम पाकिस्तान को, हमारा बेटा है, हम जानते हैं, हमारा बेटा पाकिस्तान और सर पोता कौन? बांग्लादेश। ये नियम है, ये बोलना है, इंटरव्यू में नहीं बोलना है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो वहां गड़बड़ा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान, ये देखो, इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, मैंने पढ़ाया था 1965 में, नहीं भी पढ़ाया हूं तो वापस से इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा। पाकिस्तान हर बार हम पे अटैक करता है, 1947 में अटैक करता है कि अपन कमजोर हैं। इधर देखो, 1965 में क्यों किया? क्योंकि 64 में जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ, और जवाहरलाल नेहरू का डेथ के बाद पाकिस्तान सोचा कि ये गेल बुढ़ हुआ, और जवाहरलाल नेहरू उस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे जिसको अपोज करना बहुत डिफिकल्ट था। वर्ल्ड वाइड जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज्यादा परचम था, तो सोचा यही मौका है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो छुटकू आदमी थे लाल बहादुर शास्त्री, जस्ट इनके बाद वही बने थे।
अब वो उनको क्या पता था कि इतना मार मारेगा कि हालत खराब हो जाएगा। फिर पाकिस्तान जब लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, फिर बोला अब एक और मौका है, समझ में आ रहा है, तो फिर लड़ाई करेंगे। 1966 में उसके बाद फिर डेथ हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। तो जैसी डेथ हुआ उसके बाद सर पूरा पॉलिटिकल इंबैलेंस हो गया। तब उसी में आ रही है देश की आंधी इंदिरा गांधी। और 1971 में जो है, अब फिर पाकिस्तान को लगा कि इंदिरा गांधी में दम नहीं है, लेकिन जब मारा तब पता चला कि आई दादा ये अलग है। तो सर जो है ये जो हमारा इतिहास है बहुत डेंजरस इसलिए है क्योंकि लकीली हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, लकीली हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर और प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहा है, सिवाय एक आदमी के, मनमोहन सिंह। इसलिए कि इस दुनिया में मनमोहन सिंह या प्राइम मिनिस्टर का तब इज्जत नहीं होता है जब वो किसी थर्ड पार्टी की बात माने। आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा आपको रखनी चाहिए। मनमोहन सिंह अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन खुद लेना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन किसी थर्ड पार्टी की, बेचारा बीमार हो गए थे, इटली से उनको बीमारी आया था, समझ पा रहे हैं, तो इटली से बीमार थे लेकिन हो गए तो हो गए। अब लॉजिक देखिएगा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या पढ़ाया है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, और इंडिया ने इधर पाकिस्तान ने क्यों हमको मारा, क्यों मौका मिला, क्योंकि 1964 में लगा कि जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया है, पूरा लोग गम में डूबा हुआ है और यही मौका है, मौका पे चौका जड़ देना है। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इंडिया चौकन्ना है। जब मारा तो सर सीधा सा बात हमने डायरेक्टली लिख दिया पाकिस्तान हार गया, नोट्स एकदम ऐसे। क्यों, इधर देखो, पाकिस्तान जैसी हारा, पाकिस्तान चला गया देखो कहां, यूनाइटेड नेशंस गया, अमेरिका के पास, और जाके कह रहा है सर जम्मू और कश्मीर में आरटीएसडी करवाइए। क्या करवाइए, अभी के लिए बस इतना समझ लो, पॉलिटी में मजेदार तरीके से बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, वहां पे मजा आएगा आपको उसको जानने में। आरटीएसडी का मतलब है राइट टू सेल्फ डिटरमिन। इसका मतलब है कि लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि भैया आप किधर रहना चाहते हैं, इंडिया में कि पाकिस्तान में। जब पूछा जाता है उस बिहाफ पे कोई डिसीजन लिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आरटीएसडी। जैसे इंडिया बांग्लादेश में हुआ, तो इंडिया बांग्लादेश में हुआ तो सर बहुत सारे इंडिया के लोग बांग्लादेश में बस गए थे, तो उससे पूछा गया कि यही तरह कि क्या था ना, यही तरह बंगाली भाव होता है, तो वो लोग वहीं पे रहना चाहे। और बांग्लादेश के कुछ लोग कहाँ गए थे, इंडिया में। इससे पूछा गया बांग्लादेश जब ना, यही तरह इंडिया ठीक हुआ। तो लॉजिक क्या है, हमने एक्सचेंज कर लिया इधर। तो इंडिया ने 111 ऑनक्लेव दे दिया बांग्लादेश को और 51 उसके बदले में ले लिया अपने पास। जैसे नहीं होता है खेत का अदला बदली, बार बार बोला हूं कि आपके घर के बगल में खेत है लेकिन वो किसी और का है, और उसका जो घर है उसके बगल में आपका खेत है, तो आप क्या करते हैं, अदलेन बदलेन कर ले जाओ ना, थोड़ा दूर आओगे पड़ी ना, हमारा दूर जाएगी पड़ी। समझ पा रहे हैं। तो इंडिया बांग्लादेश का सबसे सक्सेसफुल बॉर्डर एग्रीमेंट रहा है, लेकिन हरामखोर पाकिस्तान और हरामखोर चाइना ये बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने नहीं चाहता है। ये जो है हमेशा इंडिया को फंसा के रखना चाहता है, सारा पैसा उसका इसी में उड़ाता है कि बस इधर क्या करेगा, एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट के कुछ बात बोल देगा, इंडिया राफेल खरीदना शुरू कर देगा। तो डिफेंस पे पैसा ज्यादा खर्चा होना किसी भी देश के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए लॉजिक क्या है, अगर हमारा बॉर्डर पे पैसा खर्चा नहीं हो तो एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा खर्चा होगा। क्या सुन पा रहे हैं, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। लेकिन सर लोग जानबूझ के इसलिए तो फंसाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है और आगे बहुत जो है पावरफुल कंट्री बन जाएगा। तो अगर टांग नहीं अड़ाए तो दिक्कत हो ही जाएगा। और सर फिर बोल दे रहा हूं, पाकिस्तान और चाइना के हस्तक्षेप से ये बात सही है, हम माने या नहीं माने, अपन लोग बहुत पीछे गए हैं, बहुत पीछे गए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ गैम्बलिंग खेलते ही आया है, कुछ ना कुछ हमेशा खेलते आए हैं। वो हर तरीके से युवाओं को मारने की कोशिश किया है। ये जो गेम में फंसाना, पबजी में फंसाना, ये सब ट्रैप है। दिस ऑल आर द ट्रैप्स। आपको नहीं लगता ये कंपनी कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है, ये ऐसा ट्रैप है जिससे आपको बचना होगा। अब मैंने बार बार बोला कि पंजाबी गाना इतना पॉपुलर अचानक से क्यों हो गया, मैंने बहुत बार इस बात को जिक्र किया, इसको समझो बात को, क्यों पंजाब के ही लोग अचानक से सिंगर इतने बन गए। पंजाब के सिख का मेन मुद्दा है वार का, उनका जो मेन स्ट्रेंथ है वार का है। वो जानबूझकर उनको फंसा देंगे, कैसेट बनाओ, डीवीडी बनाओ, ताकि उनका पूरा एनर्जी जो है डाइवर्ट हो जाए और फिर वो पूरा पंजाब वाले एरिया को कमजोर कर कर वहां अटैक करे। फिर खालिस्तान का मामला उठाते हैं बार बार ताकि ये मामला चेंज होता चला जाए। ये सब कुछ जो है अटैक्स होते हैं, वो अटैक्स हमें दिखते नहीं है, और जब दिखेगा तब तक बहुत कुछ हो गया रहेगा। पाकिस्तान में भी पढ़ाऊंगा, नीचे देखना। तो पाकिस्तान गया कहां पे, यूएन के पास। देखो, एक तो खुद आप मारे, पिटाई भी कस के, हार भी गए, और अब जब हार गया तो जाके क्या कर रहा है, आरटीएसडी करवाइए। कहां करवाइए, जम्मू कश्मीर में। और पाकिस्तान को शुरुआत से ही क्या चाहिए था, कश्मीर। अब आप मुझे बताओ, पहले तो आप कोशिश नहीं, मैंने बोला पहले आप खूब कोशिश करते हो कि वो एरिया मेरा हो जाए। अब वो एरिया नहीं हुआ आपका, तो आप किसी थर्ड पार्टी का सहारा ले रहे हो। तो सर वो पहले या तो आप बिना लड़ाई से पहले कर लिए रहते, लेकिन आप क्या
कर रहे हो कि अभी डायरेक्टली जो है पहले कोशिश कर लिए, जब नहीं हुआ तो आप किसके पास गए? यूएन के पास। इधर देखना, जैसे ही यूएन के पास गए तो इंडिया बोला बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में क्या करता रहो, क्योंकि बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा एरिया बिलोंग्स टू अफगानिस्तान और वहां के लोग अनडिवाइडेड हुए हैं, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो? तो इंडिया बोला आरटीएसडी अब कहां होगा? बलूचिस्तान में होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जो एरिया बा वो जाए यहां से। पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास बहुत कम एरिया है और जो उस एरिया में से अगर बी एंड केपी दोनों चला गया उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब 8 कट्ठा खेत है आपके पास, 8 कट्ठा खेत आप कोशिश कर रहे हैं कि बीघा में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान से समझना, एक बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 जानते हैं आप। अब सब सोच रहे हैं कि 1 कट्ठा में मतलब जो है 1 बीघा मेरे पास हो जाए। तब तक पता है कोई आया और जो इधर का 6 जो है कट्ठा लेके चला गया। मैंने एक बार कहानी एक सुनाया था कि खूब बाढ़ चल रहा था, बाढ़ में बहुत सारी चीजें छता के जा रही थी, तो बहुत सारा आदमी जो उठा के ले आ रहा था। तो 4-5 को भैंसी बाढ़ में दिखा, उसको गाय दिखा, तो आया और लेके सर जाने की कोशिश किया। तो पूरा एनर्जी लगाया कि बाढ़ में जितना गाय भैंस आए वो हमारे यहाँ हो जाए और हमारे पास चौपाल लग जाए। जब घर पे गया तो उसके घर पे 20 को था, 8 को लेके आया, 20 को कोई और लेके चला गया। अब ध्यान से समझना, उस 8 के चक्कर में 20 गायब हो गया। तो लॉजिक यहाँ पे सेम है। ये कोशिश कर रहा है क्या कि आरटीएसडी हो कहां? जम्मू कश्मीर में, और पता चला कि हमारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एरिया ही खिसक जाएगा। और इसी एरिया देखना, जैसे 1965 में गया, देन यूएन ने कहा कि सर आपने अटैक पाकिस्तान, इधर ध्यान समझना, आपने अटैक किया क्यों इंडिया पे? क्योंकि इंडिया ने तो अभी कुछ नहीं किया था और तुमने हरामखोर मेरे पास दौड़ के आ गए हो और तुमने 1965 में अटैक किया क्यों? अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है? यार एक तो हम गए इसके पास मदद मांगने और जिसके पास मदद मांगने गए हैं वो आपको कस के गलिया के निकाल दिया। ये कुछ अपने, देखो हर चीज का रिलेशन है, यहाँ पे भी होता है कुछ परिवार में, जैसे पापा या मम्मी के पास। अब आप भागते भागते आए, कोई बाहर से मारपीट करके, बच्चा खेद रहा है आपको, आप घर में गए, मम्मी बचाओ, मम्मी बेलना उठाई, 2 बेलना आप ही को दे दी। इंडिया में गार्जियन जो है पहले अपने बच्चे को मारते हैं, बाद में देखेंगे, पहले काइगर ले रहे तू बाहर आके 3-4 कूल्हा दिया उसको। अब लॉजिक क्या है कि सर ये गया था बेचारा चुप रहे अमेरिका के पास, अमेरिका कह रहा है तुम मारा क्यों, हम तुम्हें पे सेक्शन लगाएंगे। इधर देखो, मैंने बोला पाकिस्तान किसी का नहीं, जिस तरीके से अमेरिका किसी का नहीं है उस तरह से पाकिस्तान भी किसी का नहीं है। पाकिस्तान 1965 में भागा आया क्योंकि अमेरिका ने उसको भाव नहीं दिया। 1966 में हरामखोर रसिया के पास चला गया। किसके पास? रसिया के पास। और रसिया के पास जाकर एक एग्रीमेंट कर लिया जिसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत जाके बोल रहा है, यूएसए वाला को आंख दिखा रहा है कि तेज अपना तरह हमें नहीं आगे। देखो ऐसे लोग किसी का नहीं होते और ऐसे लोगों का कुछ होता भी नहीं लाइफ में। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं अचानक पार्टी चेंज कर लेते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं होता है इस दुनिया में। वैल्यू उसी टाइप आदमी का रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी टाइप, या कोई ऐसा टाइप, एक और आदमी जिसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो सर लालटेन छाप से लड़े और लालटेन छाप से लड़ते लड़ते जीवन भर लड़े लालटेन छाप से, वो चाहे किस भी हो जाए, मतलब वो पार्टी चेंज नहीं की। वैसे आदमी का इज्जत पूरा पब्लिक भी करता है। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए लेकिन फिर भी एक ही पार्टी से लड़ते रह गए। तो लॉजिक क्या है? अब कुछ लोग हैं पलटू राम टाइप, इनका रात का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है। और मैंने बोला था एक गया राम पॉलिटी में, याद है? गया राम ऐसा आदमी है जो एक दिन में 3 को पार्टी चेंज किया, ब्रेकफास्ट बीजेपी के साथ, लंच कांग्रेस के साथ और डिनर फिर वहां के लोकल पार्टी के साथ। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे हरामखोर लोग जो है पैदा हुए हैं। तो लॉजिक है पाकिस्तान का भी कुछ वैसा ही नियत है बेचारा। एक तरफ तो वो हमेशा अफगानिस्तान के साथ कहता है कि हम यूएसए के साथ कि हम तुम्हारे हैं सनम, और दूसरी तरफ जैसे ही वो मना करता है किसके पास चला गया? रसिया के पास। इधर देखो सर 1966 में चला गया था सर। यहां देखना, अब ओवर अगर पूरे कहानी को समझेगा अभी तक तो 2 कहानी हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन। फिर से बताना क्या क्या कॉमन चीज है उसमें। एक रविंद्रनाथ टैगोर का स्टोरी, रिपीट कर लो जल्दी से। दूसरा काबली चाना, यानी कि हमारा जो फूड और कबनरी वाला है चीज वो हमसे कनेक्शन से। थर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारा रिलेशन है, यस और नो? अगर फिर थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या चीज उसमें आ जाएगा जल्दी बताओ सर। उसके बाद हमारा आएगा आपका अभी के प्रेजेंट में सिनेरियो में बोलोगे तो क्या हो सकता है? इंडिया का क्रिकेट मैच अभी आप डाल सकते हो, जो आर्ट एंड कल्चर और इंडिया के कल्चर में है उस हिसाब से भी आराम से आप डाल सकते हैं। तो लॉजिक क्या है? अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इस हिसाब से तो दिमाग में क्या रखिएगा कि सर 2 चीजें हैं, हमारा और अफगानिस्तान का टाई बहुत पहले से है, ना कि आज का है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम जाते हैं जब इंडिया आजाद हुआ तो उसमें 2 चीजें हुई। सबसे पहले क्या हुआ? एक तरफ पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बनने से एक क्रिएट हुआ लाइन, कौन सा लाइन? दुरंत लाइन। तो दुरंत लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रह गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? उसमें 2 एरिया, एक है बलूचिस्तान, दूसरा कौन है?
खैबर पख्तूनवा। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा एरिया जबरदस्ती अक्वायर किया गया किसके बीच, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। अफगानिस्तान का शुरुआत में उम्मीद था कि मान जाएगा और पाकिस्तान हमको वापस कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। समझ में आ रहा है? तब तक उसी बीच में पाकिस्तान ने अटैक किया। इधर देखो, पाकिस्तान जब 1965 में अटैक किया और इंडिया ने जब कस के पीटा, तो उसके बाद दो चीजें हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि सर अफगानिस्तान को लगा कि हम जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमको दे देगा, इसको तो इंडिया पीट दिया। अब जब कोई आदमी पिटा जाता है तो उसके साथ कोई क्यों रहेगा? अरे समझ में आ रहा है? जैसे सर मैंने बोला वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया था, जर्मनी ने किसको पीटा था? फ्रांस को। तो जर्मनी ने फ्रांस को पीटा, तो फ्रांस के साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। जो भी रहना चाहेगा किसके साथ रहना चाहेगा? जर्मनी के साथ। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ध्यान से समझिएगा। तो लॉजिक उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दो बातें ध्यान में रखिएगा कि हारे हुए के साथ कोई नहीं रहेगा। इधर देखना, तो अफगानिस्तान सोचा कि जब पाकिस्तान में दम ही नहीं है कि इंडिया से लड़ पाए, तो हम क्यों ना अपना पॉलिसी चेंज करें। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान जो है अचानक से किसके तरफ चला गया? इंडिया की तरफ। और बोला क्या कि भाई अब हम समझ गए हैं कि पाकिस्तान से कुछ होने वाला है नहीं, पाकिस्तान हमको देने वाला भी नहीं है, तो आप बताओ क्या करना है। तो इंडिया बोला पहले ही कहत रही भाई, आपको तो समझाया जाता ही है ना पहले कि कहत रहे कि नागिन बा डसी तो रखे। जैसे लड़का सब में जो होता है और लड़के लोग को होता है, पहले कहत रहे कि राक्षस भाई कर भरोसा मत करिए, सूरत पे मत जाना, ये जो है मरवाएगा ये। और इसी तरीके से होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, कौन समझाए। मन के जो बोलते हैं ना, मन के मत पे मत चलियो, मन जो है मरवाएगा। लेकिन सर खुद को समझ आता है तब जब 8 साल 9 साल 10 साल रहते हैं साथ में, उसके बाद अचानक से पता चलता है उसका शादी कहीं और हो गया, आपको छोड़ दिया। ये बहुत कॉमन चीज है। बात इसलिए करता हूँ एलिमेंट, क्योंकि आईएएस के प्रिपरेशन में बड़ा कॉमन चीज है। आधा से ज्यादा लोग आईएएस क्यों नहीं बन पाते हैं? 90%, क्योंकि सब उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं, इधर उधर इंडल्ज हैं। और इधर उधर इंडल्ज होने के कारण जीवन में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक रिजल्ट आना होगा तब तक आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैंने बार बार बोला बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए तो लवासना पहुंचिए, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिलेगा आपको। आराम से वहां जाइए, वहां इसको लड़ाइए, वहां न लड़ाइए। वहां पे तो आपको लोग सपोर्ट भी करेगा, ताली भी मारेगा, और इधर गार्जियन भी कहेंगे ठीक कहने वाले, एकदम जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कुछ देर तक अगर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं और सिस्टमेटिक रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो मामला आसान हो जाएगा। नहीं तो आप भी अगर वही 90% में अगर आना चाहते हैं तो कंट्रोल करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 साल गेट बंद करो, अपने घर का भी गेट बंद करो और अपने जो है लाइफ में अंदर गेट बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। सर कोशिश कर रहा हूं अभी ओवर आने का कि अफगानिस्तान को हमने यू टर्न कर लिया है, किसके तरफ? इंडिया की तरफ। तो अब आरटीएसडी कौन डिमांड कर रहा है जम्मू कश्मीर में? पाकिस्तान। तो इंडिया ने कहां डिमांड किया? बोला कि अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में डिमांड। इधर देखो, जैसे इंडिया ने बोला कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में आरटीएसडी होगा, वैसे ही ध्यान से समझना अफगानिस्तान नाराज हो जाएगा फिर इंडिया से। कह रहे कि आपने ये क्यों बोला कि आरटीएसडी होगा? आपको तो ये बोलना चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा तो अफगानिस्तान को देना चाहिए। इंडिया बोला है बेवकूफ आदमी, हम कभी भी किसी दूसरे कंट्री के एरिया के बारे में नहीं बोल सकते कि वो एरिया उसको दो, क्योंकि हमारा हक उस पर नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही आरटीएसडी होगा, तुम्हारे ही लोग तो है वहां पे जो पश्तून के फैमिली अनडिवाइडेड हो गए, तो तुम्हारे लोग खुद ही बोलेंगे कि हमको कहां जाना है, अफगानिस्तान में। आराम से मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान ने बोला अच्छा, तो बोला हाँ थोड़ा लेट से समझ आता है, क्योंकि लेट से जो है चीजें प्रोग्रामिंग होती है। तो इंडिया ने आरटीएसडी डिमांड करवाया अफगानिस्तान से, कहां पे? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। क्या वाकई आपको समझ आ रहा है या बोर हो रहे हैं? क्या समझ आया? उनको बोल दीजिए। हाँ क्या हुआ? 11 तारीख को, अभी नहीं 11 को। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट जो है चीजें जब होंगी तो इसमें दो चीजें सबसे इंटरेस्टिंग होगा। पहला क्या? अगर पूरा का पूरा स्टोरी देखोगे तो सर अफगानिस्तान का स्टोरी बड़ा अप्स एंड डाउन है, कभी इधर कभी उधर चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से बस एक बार कहानी समझ लिए ना, उसके बाद मेरी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, एकदम गारंटीड है। तो सर लॉजिक है, फिर से बोल रहा हूं, हम कैसे याद रखते हैं? अगर मुझे याद रखना तो मैं कैसे याद रखता हूं? मैंने बोला हर चीज का कीवर्ड्स तोड़ दो। कीवर्ड्स क्या है? पहला एक इमोशनल रिलेशन लिख लो, दूसरा लिखो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा। जैसी काम हुआ दुरंत लाइन बलूचिस्तान, और लास्ट अब यहां से है दो चीज, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तब आगे समझेंगे। जरा देखना 1965 में कौन अटैक किया था इंडिया पे? जल्दी बोला, कौन? पाकिस्तान। हारा कि जीता? मैंने बार बार बोला है, पाकिस्तान जिस दिन जीत जाएगा ना उस दिन सर समझिए कि कुछ अलग ही लेवल पे कांड होगा। मैंने बोला पाकिस्तान के आर्मी लोग 20-30 को मेडल लगाता है, यहां से यहां ले मेडल, आगे पीछे माथा ले मेडल। सोचो जो देश आज तक एक भी वार छोड़ो एक लड़ाई तक नहीं जीता, उसका इतना मेडल क्यों लगाता है? समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला था ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछेगा तो बोल देना, हरामखोर मत बोल देना,
बोलना कि पाकिस्तान सर ये है क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल कारण है कि जब इंसान कोई कमजोर रहता है तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, और इस वजह से बैजेज है। आपको लगता है कि इंटरव्यू में पूछेगा, पूछता है। आप जो नहीं सोच सकते हो इंटरव्यू, आप सोचो आपसे इंटरव्यू में आपका नाम पूछा जा रहा है। मैंने एक बार कहानी बताया था कि वो आदमी इतना टैलेंटेड था कि अब पूछते गया, सारा कुछ बताता गया, और लास्टली पूछा गया कि व्हाट्स योर नेम, तो नाम भूल गया अचानक से। नर्वसनेस होता है। कुछ लोग जब केबीसी देखते हैं ना, केबीसी जानते हैं ना, केबीसी कौन बनेगा, तो टीवी पे देखते रहते हैं, तो जानते हो, कहते हैं इतना इतना आसान जवाब ना वो थी। आप जब वहां के हॉट सीट पे बैठेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा क्या है। जवाब तो बाहर से देना बहुत आसान होता है, जैसे चेस खेलते हैं ना, तो बाहर से कहे हाथी चलाओ हाथी चलाओ, और जब खुद खेलेगा ना तो पसीना निकलेगा। पॉइंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, पॉइंट ये है कि उस सिनेरियो में आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मैंने इसीलिए बोला आईएएस वो नहीं बनता जिसको सारे जवाब पता है, आईएएस वो बनता है कि अगर जवाब नहीं भी पता है तो एकदम उसमें फाइट करो और पसीना आना नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए कि आई एम सॉरी सर, नहीं आता है फिर से करेंगे। 10 में से अगर 8 सवाल का भी जवाब आपने सॉरी सॉरी करके दिया है, आई कैन गारंटी यू आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको पसीने छूट गए 10 में से 8, तो सर मामला बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप में यही देखा जाता है पोटेंशियल। क्यों? अरे एसपी बनोगे आप, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, आईएएस बनोगे, उसका गरिमा सोचो। जाम लगा हुआ है, एसपी को फोन आया हुआ कि 4 लोग का मर्डर हो गया है, पूरा रोड जाम किया गया है, आगे से पीछे तमातम जाम है, आप परेशान है, और आईपीएस के पास फोन जा रहा है। उस समय आपको डील करना है जहां पे 20 गाड़ी को ऑलरेडी थाना का गाड़ी जला दिया है लोग, और वहां पे आप आने वाले हैं, और आपको उस सिनेरियो में डील करना है। तो आपको उतना तो लेवल पे अपने आप को तैयार करना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं, आप आईपीएस बन के उस वक्त बैठेंगे और आप, अरे भाई आईपीएस 24/7 जगह रहता है, आपको पता ही नहीं, आपके पास 24/7 आपके पास चैन नहीं है, तो आपको उस सिनेरियो में कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है आईपीएस इसलिए बनना चाहते हैं कि रोटी पानी सुरक्षित हो जाएगा। रोटी पानी सुरक्षित करने के लिए बहुत सारा जॉब है, इधर उधर चल जाओ, मजा आना चाहिए जहां चैलेंजेस को फेस करो। इसलिए इंटरव्यू में जवाब नहीं भी आता हो तो एकदम रिलैक्स रहो और इस बात पे अडिग रहो कि भैया कोई बात नहीं आता है तो लड़ लेंगे, सीख लेंगे। अब सर एसपी गया और सोचो एसपी का वहां पे गया, आप देखो एक तरफ अभी हाल में न्यूज सुना हो गया कि डीएम के गाड़ी से 3-4 लोग का मर्डर हो गया। अभी जस्ट हाल ही फिलहाल का न्यूज है कि डीएम के गाड़ी से 3-4 मजदूर मारे गए। अब वहां पे पूरे गांव के लोगों ने घेर लिया, हालांकि डीएम उस गाड़ी में नहीं थे, वो उनका ड्राइवर लेके गया था। और सर उसके बाद ये न्यूज इतना पॉपुलर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि उस सिनेरियो में एसपी को फोन जा रहा होगा, उस सिनेरियो में सबको फोन जा रहा होगा, और आपको आना है, और पूरे पीपल लोग उग्र हैं और 4 पुलिस वाले को मार भी चुके हैं, और आप आईपीएस हो। आप उस समय आराम से क्या बैठे रहोगे और बोलोगे जो वही देखल जाएगी। आपको डील करना है, कैसे डील करोगे। सर मैं जिस जाम में फंसा था उस जाम में देखा कि आईपीएस ने क्या तगड़ा डील किया, जबकि पूरा लोग काटने पे एकदम भिड़े हुए थे, और क्या तगड़ा डीलिंग किया वो। पूरा रोड जाम, पूरा पटना मुजफ्फरपुर के रहा है पूरा, और वो आईपीएस आया और लगभग 20 मिनट्स में पूरा मामला निपटा दिया। और उसके पहले इतना थाना है, एसआई आया, सबको पीट पाट के भगा दिया सब। और जैसे ही वो पहुंचा तो सर मामला आसान हो गया। और आते थे पहले क्या किया, उस शुरुआत में दिमाग लगा, शुरुआत से ही वो माहौल इस तरीके से क्रिएट कर दिया कि लगा कि कोई बड़े आदमी आने वाले हैं ताकि काम हो जाए। ये एसआई लोग नहीं सोच सकते, ये रेलवे वाले एसएससी वाले नहीं सोच सकते। वो पहले ही आया और भौकाल टाइप कर दिया, पहले से माइक से चिल्लाना शुरू किया कि सारी चीजें मानी जाएंगी, जो आपका डिमांड है वो सारी बात मानी जाएगी, बट आपको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज प्रशासन भी आपके खिलाफ उतनी कार्रवाई करेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। तो वो डर भी क्रिएट किया और बोला भी कि आपका बात मान लिया जाएगा। दोनों बात जब साथ साथ आता है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर मारे तो हमारा बात नहीं माना जाएगा, और रुक गए तो काम हो जाएगा। और पूरा अनाउंस करके रुका, बात किया, 20 मिनट्स में रोड क्लियर हो गया। ये काम तो एसआई वाला भी कर सकता था ना, लेकिन सोच नहीं सकता है क्योंकि उसकी तैयारी उतना ही लेवल की है। इंस्पेक्टर उतना ही सोच सकता है, एक आईपीएस ही सोच सकता है। इसीलिए आईपीएस से जब आप मिलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आईपीएस है, थानेदार से मिलकर देखिए लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए सिपाही जो है और ड्राइवर जो है अपने आप को दिखेगा कि आईपीएस का ड्राइवर लगेगा कि आईपीएस से बढ़कर तो ये है। ड्राइवर को देखेगा वो पूरा एकदम उजर उजर पहन उजर के एकदम टकाटक लगेगा आईपीएस ही है, धोखा खा जाएंगे आप। लेकिन सर जब आप बात करेंगे तो आपको ऐड लग जाएगी बहुत सा की ड्राइवर हुआ, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपके ड्रेस से नहीं आता है, आपके जो है मेहनत से आता है। तो लॉजिक क्या है ध्यान से समझिएगा, कम से कम आईपीएस और आईएएस की तैयारी करते समय उसकी गरिमा को ध्यान रखिएगा तो मजा आएगा। नहीं तो सर खाली ऐसा ही है कि रोटी पानी, तो रोटी पानी आपको मिल जाएगा। इधर आना, अब वापस देखना इधर। 1966 में बलूचिस्तान में एक चीज शुरुआत हो गया और बोला गया लोगों को कि बोल कि हमारा है, पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अच्छा आपको लगता है कि इसमें इंडिया का हाथ नहीं होगा? इंडिया के हाथ कभी ना अफगानिस्तान क्या ही कर लेता। अगर इंडिया के हाथ कभी ना अफगानिस्तान को कर लेना होता तो दुरन लाइन अपने दम पे पहले ही ले लेता। अरे है ना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अपने दम पे पहले ही ले लेता, लेकिन वो ले तो नहीं पाया।
अब इंडिया ने बोला कि हमने, इधर देखो 1966 में यहां दो तरीके का काम हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अचानक से काफी उग्र हो गए। इंडिया जानता था कि पाकिस्तान का मेंटली जो है कमजोर है। बहुत लोग कम बात तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं। अब सब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाते हैं, ऐसे लोग मेंटली बड़े कमजोर लोग होते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आईएएस क्या बनेंगे? तो लॉजिक क्या है कि सर इंडिया को पता था कि पाकिस्तान का दिमाग है कम, जैसे ही हम इधर विरोध करवाएंगे पाकिस्तान अटैक करेगा। इधर देखो, पाकिस्तान जैसे ही अटैक करेगा हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे कि ये देखिए ये वही पाकिस्तान है जो अपने लोगों को मार रहा है। और हम पहले इसको इधर, आपको क्या लगता है, मारकर प्रेशर नहीं बनाया जाता है, प्रेशर वर्ल्ड वाइड बनाया जाता है। जब आपको सारा कंट्री बाइकआउट कर देगा, कोई बिजनेस ही नहीं करेगा। अरे हॉस्टल में नहीं होता है, हॉस्टल में होता है कि कोनो लड़का के साथ बोले क्यों ना बात करिए ओकरा से, जैसे हुआ है गलती किया कोई बात नहीं करेगा उससे, सर वो ऐसा ही मर गया वो। अगर आपने उसको बाइकआउट कर दिया, इग्नोर कर दिया, वैसे ही मर गया। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को क्या करें, बाइकआट कर दे। तो हमने इंटरनेशनली प्रेशर डलवाना शुरू किया। इधर देखो, अच्छा क्या जगह हो सब, तो लॉजिक ध्यान से समझना। इधर इंडिया ने सोचा कि क्या करें, तो इंडिया ने बोला कि एक काम करते हैं, अफगानिस्तान जो है इसको हम थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा। इधर देखो, इंडिया ना परेशान हो गया था वार से। इधर देखो 1947 में पाकिस्तान किया, 1965 में किया, 66 में, फिर आगे जब 1965 वाला लड़ाई हुआ ना, उस लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी बोली कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो बोले कि रॉ बनाओ, अब जरूरी है। पहले से हमारे पास आईबी काम कर रहा था, समझ में आ रहा है। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे पास था, लेकिन अब बोला इसका दो डिपार्टमेंट होगा। एक डिपार्टमेंट होगा जो इंटरनली काम करेगा, रॉ, इधर ध्यान समझना, और एक जो है आउटसाइड काम करेगा। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सिर्फ ये काम होगा कि किसी भी अंजाम को खुफिया तरीके से अंजाम पहुंचाएगा। जब देश के बाहर कुछ होगा तो, क्या सुन पा रहे हो, और देश के अंदर कुछ भी होगा तो उसका डिपार्टमेंट कौन होगा, आईबी होगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? तो सर पाकिस्तान के मजबूरन वश स्थिति से हमने रॉ क्रिएट किया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का अगर है तो सर इंदिरा गांधी का है। और उसने बोला कि रॉ क्रिएट करो और पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, टू ब्लीड पाकिस्तान रॉ वाज क्रिएटेड, पूरा खूनम खून कर दो, क्योंकि अब ये मानने वाला नहीं है, बहुत हो गया। अरे नहीं सुनते आप कि एक समय के बाद तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे, कौन, कृष्ण भगवान। तो लॉजिक है, अगर नहीं सुना है तो वही है। तो सर लॉजिक क्या है कि कितना सही, हमारा इतना लोग बर्बाद हो रहा है, हम कितना दिन तक सुने। अच्छा याद करो, आज से 10-15 साल पहले हर दिन न्यूज में मिलिट्री का कुछ लोग मर गया, कभी आर्मी के 4 सैनिक मारे गए, कभी 5 सैनिक मारे गए, कभी 10 सैनिक मारे, हर दिन आता था यार, सुनते सुनते आदमी पक गया था। अच्छा जब से हई आया, कौन नहीं कौन, जो भी हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी, जब से आए तब से सर सुनने को कुछ नहीं मिल रहा है कि आर्मी उर्मी गया। पाकिस्तान को पता है कि हम एगो मारेंगे ये 1000 मार देगा, मार के ट्रक पे लदवा के पाकिस्तान भेजेगा। हम सर रिस्पेक्ट से काम करते हैं। अब मनमोहन सिंह थे तो क्या होता था, हर दिन सुनने को मिल जाता था। एक पीएम को इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि सर कोई बोले और खाली क्या बोले, इसके बाद होगा तो बदला लिया जाएगा, फिर मार दिया, फिर बोले क्या इसके बाद होगा बदला लिया जाएगा। तब तक इंडिया का लोग बोला कि नहीं अब आप ही को बदला लिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको नहीं बदला जाएगा तब तक काम यहाँ होगा नहीं। और फिर उसके बाद 2014 में ऐसा तूफान आया है, 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी, यही देखिए ये ऐसा तूफान आया कि उसके बाद पाकिस्तान जो उस तूफान से अभी तक परेशान है। तो लॉजिक क्या है कि बात सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, बात अप्रोच की होती है। और अप्रोच है कि हम कितना दिन तक सही। इधर देखो, हमने जैसी रॉ क्रिएट किया, दो चीजें हुई। इधर हमने बोला कि आज से रॉ का जिम्मेदारी होगा कि एक्सटर्नल मैटर का काम करे, और रॉ के सारे एजेंट को हम लोगों ने भेजा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और वो लोग ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। और ऑपरेट करने में लोग समझा क्या, दो चीजें देखो। पहला समझा कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, कौन सा है, कौन सा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। मतलब मैंने बार बार बोला कि अगर ये इंडिया है तो कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि वेस्ट बंगाल इधर है कि इधर है, ये है कि इधर है, इधर है ना वेस्ट बंगाल। तो सर कभी कभी क्वेश्चन बार बार जो है ना, नहीं हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिम बंगाल तो है पूरब में, लेकिन नाम दे रहे हैं क्या, पश्चिम बंगाल। तो मैंने बार बार बोला कि सर ये इसका नाम देने के पीछे रीजंस है। और अच्छा समझ लो, रीजन सिंपल है कि अगर मान के चलो इसको देख रहे हो तो इसमें आपको दो चीज मिलेगा। पाकिस्तान जो है, पहले पाकिस्तान का जो एरिया इधर से, इधर देखना, पाकिस्तान का एक एरिया इधर है जिसको बोल रहे हैं इधर वेस्ट पाकिस्तान, और इधर बोल रहे हैं क्या, ईस्ट पाकिस्तान। क्या सुन पा रहे हो? तो एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा कौन, ईस्ट पाकिस्तान। और उस हिसाब से जब चूंकि पहले एक ही था तो उस समय हम उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में इधर
ये ईस्ट पाकिस्तान का थोड़ा एरिया अलग चला गया, वेस्ट पाकिस्तान का एरिया अलग चला गया। देखना, अब आप मुझे बताओ, अगर वेस्ट बंगाल के पास, अभी सिर्फ बंगाल समझो, अगर वेस्ट बंगाल के पास ईस्ट पाकिस्तान है तो ज्यादातर बंगाली लोग यहां होंगे कि सर कौन होंगे? बंगाली लोग ही होंगे। अब इधर का जो वेस्ट पाकिस्तान का लोग था, इनका जो है उर्दू उर्दू ज्यादा बोलते थे, इनका कल्चर भी अलग था और उनका कल्चर भी अलग था। क्योंकि बंगाली लोग मछली, इनका बिजनेस भी अलग है, बिजनेस सेंस भी अलग है, और यहाँ का उर्दू उर्दू बोलने वाला, यहाँ के लोग बंगाली बोलने वाला है। अब देखो सर, है तो पाकिस्तान का ही, लेकिन अब वेस्ट पाकिस्तान वाला जब यहां आता था तो ये लोग बंगाली में बात करते थे। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, ये सबको कहता था उर्दू में बात कर, उर्दू में बात कर। अब ये सब बंगाली में बात कर रहे हैं। जब भी कभी कल्चर का डिफरेंस आएगा तो दिक्कत होगा। अब सर, इनको पूरा का पूरा राइट्स नहीं मिलता था, जबकि इधर इनको सारा राइट्स मिलता था। किसको? वेस्ट पाकिस्तान वाले को। इधर देखना, तो एक नाम सुने ही होंगे आप लोग, मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान जो है, ये बोला कि भाई हम लोग भी तुम्हारा ही पार्ट है और तुम हमको वैल्यू नहीं दे रहे हो। संसद में जो बैठ रहा है 10 में से 8 आदमी इस एरिया से बैठ रहा है, हमारे एरिया से कोई जा ही नहीं रहा है। और जब इलेक्शंस होगा तो मुजीबुर रहमान सबसे ज्यादा सपोर्ट से जीत जाएगा, जबकि वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी वैल्यू दिया जा रहा है क्या? नहीं। इधर देखना, तो इंडिया समझ गया था कि ईस्ट पाकिस्तान को एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग नाराज है। किससे? वेस्ट पाकिस्तान के लोग। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे लोग की बंगाली, चलिए बोलो उर्दू, और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। तो सर, जब इन दोनों का कल्चर डिफरेंस हुआ तो दो चीजें हुई। पहले क्या इंडिया सोचा कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान है वेस्ट पाकिस्तान से, तो हम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ भगदड़ मचवाएंगे। इधर देखो, इसलिए इंडिया आइडेंटिफाइज ईस्ट पाकिस्तान एज द फॉल्ट लाइन। दूसरा, रॉ ने सोचा कि वो लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, वो लोग भी तो नाराज हैं, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के लोग जो है क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एरिया हमको वापस दो। इधर देखो, उस समय 1969 तक जब अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इधर रसिया कब आके टूटा है? 1991 में। तो रसिया 1991 में टूटा है, तो 1969 तक याद करो वार मैंने पढ़ाया था अफगानिस्तान वाला। क्या पढ़ाया था? सुनो इधर, रसिया के कंट्रोल में था अफगानिस्तान का किंग, याद है? अरे बोला था नहीं बोला था कि रसिया जो है कम्युनिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है? कम्युनिस्ट है। तो रसिया से प्रभावित कौन था? अफगानिस्तान का राजा। और ये चाहते नहीं थे वहां के लोग कि ये हो, और ये स्पेशली चाहता कौन नहीं था? अमेरिका। फिर से सुनना ध्यान से। तो सर यहां देखना, जैसे ही ने सोचा रॉ ने कि अगर रसिया वहां पे पहले से ही है अफगानिस्तान में, तो हम रसिया का मदद लेंगे। तो इंडिया ने रसिया से पूछा कि अफगानिस्तान में जा रहे हो, तुम वहां हो ही, तो हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो रसिया बोला गाड़ी जलिए रहा है, तुम ही लटक के चल लो। हमने क्यों गए अफगानिस्तान में? हम इसलिए गए क्योंकि हमको पता था कि आने वाले समय में अफगानिस्तान के ही बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे, तो हमको पहले से पता हो तो ज्यादा बेटर है। लास्ट बार बोल रहा हूं, फिर से समझना, रसिया ने क्या हमारी मदद करी कि नहीं करी? मदद की। रसिया ने बोला कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अमेरिका से अफगानिस्तान के अंदर, अगर हम अमेरिका से लड़ रहे हैं तो इंडिया बोला कि हमको भी साथ ले चलो। तो अफगानिस्तान ने इधर, सॉरी, रसिया ने क्या बोला? साथ चलो। हम क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि हम देखना चाहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर कितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, और वो हमारे लिए फिर हमला बोलेगा, तो हमको पहले से पता हो तो ज्यादा ठीक है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा तगड़ा रहा है, इसीलिए इंडिया ने जानबूझ के पहले सोचा कि अगर हमको पहले के ही सारे ग्रुप्स के बारे में पता हो जाए तो हम उन ग्रुप से बात कर सकते हैं और मामला आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान समझो। लास्ट, इधर नीचे आना। सो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बारे में इधर इंडिया ने पूरा मुद्दा आगे बढ़ा दिया। इस लाइन को जरा पढ़ना 2 मिनट, इसको आफ्टर 1965 वार पढ़ना जरा थोड़ा ध्यान से। सोना मत भाई। चलिए देखिए, अब आफ्टर 1965 बार समझने की कोशिश करना, आराम से, गिव अप मत करना। तो समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक उसमें वर्ड मिलेगा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऊपर में, मेंस में बहुत बार पूछता है ये।
चलो, जिंदा हो सब? पक्का जिंदा हो ना? ठीक है, ऐसा ही होता है, जगह रहना। देखो पढ़ाने में बड़ा एनर्जी लगता है, तो आधा से ज्यादा लोग ऐसा ही क्या है ना, मतलब यहाँ से तो दिख रहा होता है, मैं बार बोलता हूँ कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है, वो दिख रहा होता है आपस में से। यस सर जगह है, पूरा आंख जो तड़े रहा है बीच बीच में। मैंने बार बोला कि जब नींद आए तो दो तरीका है, पता है ना आपको? गर्म पानी से एकदम मुंह पे मार लो, हाँ गर्म पानी से। और बहुत ज्यादा जब नींद आए तो एक तरीका है, घोड़ा को सुई दिया जाता है, जितना बड़का चुका होता है वो रखो अपने पास, जब नींद आए 2 बार मारना है। आप समझ में आ रहा है? उसके बाद भी अगर नींद आए तो समझ जाऊंगा मैं कि आप ऊपर जा चुके हैं। तो नींद मतलब ये ध्यान में रखिएगा, मतलब ऐसा करिएगा मत, मैं मजाक नहीं बोला हूं, मैं पता चला कि सब लेके घूम रहा है, जहां नींद आया अपने आप को नहीं बगल वाला को मार दिया ना। वो तो ऑन लाइटर नोट, बट फिर भी दिमाग में रखिएगा कि नींद आपको इसलिए आता है क्योंकि कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझ लेना। अगर आपको शादी में नींद नहीं आता है, क्या नहीं आता है? शादी में रात भर जगते हैं हरामखोर, नींद आते रहता है, फिर भी देखेंगे जाकर अमुआ महुआ देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे फलना चीज। क्यों देखेंगे? आप मडौना बैठे हुए क्यों देख रहे हैं? बिकॉज आप उस चीज को वाकई नींद आने के बावजूद भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो सबसे पहले नींद आएगा। फिल्म देख रहे हैं, नींद नहीं आएगी, एकदम पूरा एकदम एफर्ट लगाते हैं आप, नींद नहीं है। टीवी पे रिलैक्स रहते हैं, मोबाइल पे रिलैक्स रहते हैं, और जब बात पढ़ाई की आती है तो नींद आने लगता है। तो सर सीधा सा बात है कि जिस दिन आपको कोई होमवर्क है, और ये बात है इधर देखो, आप ही वैसे आदमी हो और आज है कि कॉलेज का लास्ट दिन है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, नहीं तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या नंबर नहीं मिलेगा। आप ही वो लोग हैं जो दिन भर सोते हो हाथी घोड़ा बेच के, लेकिन आप उस दिन जग कर लिखोगे, क्योंकि वो चीज आपके लिए प्रायोरिटी में आ गया। इसीलिए अगर आपके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है ना, कि नहीं है, तो मैं कितना भी चिल्ला लूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं वो ऐसा टीचर ही नहीं हूं जो इस बात को सोच के मान लो कि तुम पढ़ने वाले नहीं हो कोई तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम वो है ही नहीं, हम पूरी जिम्मेदारी में बिलीव करेंगे, पूरी जिम्मेदारी देंगे, उसके बावजूद आपका काम होगा तो बस है, नहीं तो नहीं। इसलिए जब आपको कोई चीज देखो, जब इंपॉर्टेंट होता है तो रात भर नींद नहीं आता है। जब कोई चीज वाकई आपके लिए शिद्दत से हो जाएगा, नहीं चाहिए, तो फिर सर सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर तो आपको ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, कुछ नहीं होगा जब इंपॉर्टेंट हो जाए तो। और जब लाइफ आराम से चल रहा है, एकदम मस्त, खाना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब फिर आप बहुत कमाल मतलब नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जो है लाइफ गुजर जाएगा, भगवान करे अच्छा गुजर जाए, लेकिन आईएएस बनने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि नींद नहीं आए, ठीक है? नींद अगर आ रहा है तो दिमाग में रखिएगा, दिमाग को डालिएगा कि लाइफ तो ऐसे ही गुजरने वाला है, आधा से ज्यादा तो ऐसे ही सो के गुजार लेंगे, तो कम से कम पढ़ ही लेते हैं। आइएगा जरा, तो अब ओवरऑल हमने क्या चीज देखा है? लास्ट बार बोल रहा हूं, पूरा का पूरा जो पढ़ाया हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया एंड अफगानिस्तान। उसमें हमने इमोशनल रिलेशंस बताया, फिर हमने दूसरा बताया कि सर इंडिया और उसके बीच में पहले कौन सा लाइन था? दुरंत लाइन, जो कि अब किसके बीच में हो गया? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे बहुत सारे एरिया। अच्छा, 4 लोग जो डोमिनेंट है अफगानिस्तान में, कौन कौन? पश्तून, उज्बेक, ताजिक्स एंड हजाराज। इसमें से सिया, इसे बताओ सिया कौन है? हजाराज। तो सिया क्या है? हजाराज। तो सर इस्लाम में या अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो सुन्नी ज्यादा डोमिनेंट है कि शिया? सुन्नी लोग ज्यादा डोमिनेंट है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो सर दुरन लाइन, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा एक पॉइंट क्रिएट हो गया है, और जिसके कारण अब इंडिया बोल रहा है कि आरटीएसडी वहां होगा। सुन पा रहे हैं? और इंडिया ने अपना एक रॉ बनाया है, इधर देखो, रॉ बनाया है किस लिए? ताकि रॉ बनाकर वहां पे जाए और किसका मदद करे? अफगानिस्तान का। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या अभी भी हम अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, यस। और सर वो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारा उस पर नीयत खराब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इंडिया मात्र एक ऐसा कंट्री है जो किसी का मदद किया है बिना किसी शर्त के। अमेरिका किसी का भी मदद करेगा वो हरामखोर हमेशा शर्त रखेगा, ये वर्ल्ड का इतिहास है। लेकिन इंडिया ने भूटान को अपने एक बहुत अच्छे तरह से पाला है, उससे 1 रुपया भी नहीं लिया है और भूटान को एक लेवल पे पहुंचाया है। तो वी आर दैट काइंड ऑफ कंट्री जो हम किसी की मदद करते हैं, बट इनफैक्ट हमें एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें को क्या देगा और क्या नहीं देगा। सुन पा रहे हैं? तो सर मैंने बोला अब 2 चीजें चेंज हो चुकी है। 1968 में रॉ बन गया, और रॉ 1969 में किधर को चल दिया है? किधर को? तो अफगानिस्तान को। तब तक रसिया पहले से वहां बैठा हुआ है, तो हम रसिया से मदद मांगते कि कुछ हो सकता है भाई, तो बोला कि ठीक है चल ले। हम चले गए। तो सर जब हम गए तो वहां जाकर देखा कि 3-4 प्रॉब्लम है। एक है ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम, दूसरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का प्रॉब्लम। इधर देखो, तो रसिया से पूछा इंडिया ने
कि क्या हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे कि ये सारे लोग को खत्म किया जा सके, जो ग्रुप्स बन गए हैं। और याद करो मैंने बोला था मुजाहिदीन, मुजाहिदीन ग्रुप वही ग्रुप है जो यहाँ अफगानिस्तान के लोगों को उठाकर पाकिस्तान अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है और वापस फिर भेजता है अफगानिस्तान में कि राजा को जाकर मारो। क्यों? क्योंकि राजा क्या है? कम्युनिस्ट है। और इसके सबसे पीछे कौन मार कर रहा है? यूएसए। कौन, किसका हाथ है? यूएसए। तो जो देखना है क्या है वो अलग। इधर देखो, तो सर रसिया भी तो यही सोचा होगा कि हम भी मारना चाहते ही हैं, अगर मारना चाहते हैं उनके ग्रुप्स को तो इंडिया अगर आ भी रहा है तो हमको क्या दिक्कत है। तो सर रसिया और इंडिया में एक खुफिया बात हुआ, उस बात में बोला गया कि हम अफगानिस्तान को हथियार देंगे, अफगानिस्तान को सब कुछ देंगे, लेकिन देखो क्या दिक्कत है, हम देंगे सब कुछ, मारेगा, लेकिन हमने एक बात बोला, इंडिया ने खुद बोला कि मारोगे लेकिन हमको बस इतना मारना है, इतना आवाज करना है जिससे कि पाकिस्तान बार बार परेशान होता रहे, हमको किसी आदमी को नहीं मारना है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इतिहास देखो, हम जल्दी किसी को मारते नहीं। और सर अमेरिका हथियार देकर क्या बोलता है? खत्म करो। पाकिस्तान हथियार देकर क्या किया? खत्म करो। बिकॉज हम जो है इमोशनल कंट्रीज हैं, तो हम जल्दी किसी का हत्या नहीं कर सकते। सर हमारे यहाँ तो अगर चींटी एक आपके पैर से भी अगर इनकेस मर जाता है ना, हम कोशिश उसको भी करते हैं बचाने का। ओवरऑल जो है पॉपुलेशन की अगर देख लिया कि वो है सामने, तो हम मारना नहीं चाहते हैं। हम उस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान ऐसा टाइप का उठा के खा जाएगा। समझ में आ रहा है? चाइना का ऐसा है कि तो कुछ भी खा जाएगा। तो लॉजिक क्या है? मैंने बताया नहीं आपको कि कुछ लोग होते हैं जो कुत्ता खा जाते हैं। अब सर एक घर के सामने सर जब आसाम से आता है, आसाम में रहता है, लेकिन वो कहीं का होगा प्रभावित। अब सर वो आता है जयसिंह गांव में, सारा कुत्ता उसके घर के आसपास से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसी कोई कुत्ता आता है पकड़ के मार के खा जाता है। अब सर पूरा कुत्ता का ना भौकाल वहां हो जाता है। कोई कुत्ता उसके तरफ मजाल नहीं है कि उसके घर की तरफ जा सकता है। उसको पता है बॉर्डर लाइन है ये, जहां क्रॉस किया था वो बैठा रहता है लेके, और सर कुत्ता का मीट धूमधाम से चल रहा है। तो लॉजिक क्या है? कुछ इस टाइप के भी लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। प्लीज देखना इधर। तो अफगानिस्तान में रसिया ने बोला दो चीज। क्या बोला? ठीक है एक काम करते हैं, हम हथियार देंगे, तू भी हथियार दे, पैसा दे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मार भी दो और पता भी नहीं चले कि पीछे किसका हाथ है, यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो लॉजिक क्या है? इधर इन दोनों में एक कांड हुआ, और हमने क्या गलत नियत से किया कि साफ नियत से किया? साफ नियत से किया। बिकॉज हम सिर्फ ये चाहते थे कि पाकिस्तान को टेंशन होता रहे। तो हमने बोला जब पाकिस्तान सोने जाए तब 3-4 को धमाका कर देना है। अगर इंसान को मारना है तो उसको नींद जब जब आए तब तब मारो। समझ में आ रहा है? नींद, क्योंकि इरिटेशन उसी तरह होता है। तो कल से मैं अप्लाई करूंगी। तो सर लॉजिक क्या है? नींद में आप जैसे सोए जैसी, और उसी समय किसी का फोन आ गया, और अभी गहरी नींद में जस्ट गए थे 5-10 मिनट पहले, और उसी समय फोन आया। मैं मजाल मैं बता रहा हूं, किसी का फोन हो, आप उठाएंगे, जैसे देखिए पहले तो मुंह से गाली निकलेगा, गाली मैं बोलूंगा नहीं, वो आपको पता है। उस पर जैसे देखेंगे पापा, अरे पापा, अब आपका जो है पापा का फोन देखते देखते जो है ना अब भौकाल टाइट होगा। उसका उठते पापा सुत के रहा, तो आप गमछे मुंह पे बोलेंगे ना 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 सुत के, आप समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उनको पता है लॉजिक क्या है क्या नहीं। इधर देखना, तो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी में सिंपल मतलब है, हमने क्या बोला कि मारेंगे लेकिन पता चलेगा नहीं कि इसमें किसका हाथ था। एक लिबरेशन बनाया गया जिसका नाम है बीपीएलएफ, बलूचिस्तान पीपल लिबरेशन फ्रंट, और इनको ग्रुप बनाकर इनको पैसा दिया गया। इधर देखो, आफ्टर 1970 इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान सप्रेस्ड बीपीएलएफ। इधर देखो, पाकिस्तान भी तो सोचा होगा कि यार अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सर 1966 के बाद हमको मारना पड़ना, मतलब हमको ही भारी पड़ने लगा है। इधर पाकिस्तान किसके फिराक में था कि अफगानिस्तान में अटैक करना है, मुजाहिदीन को ट्रेंड कर रहा था। हमने ईस्ट पाकिस्तान पे टारगेट कर दिया कि तुम अफगानिस्तान में जो करना है करते रहो, हम तुम्हारा घरे खाली कर देंगे। इधर जिस तरीके से रसिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, वो सोचा कि उसका घर पे अटैक करो। तो यूएसएसआर को 15 कंट्री में डिवाइड होना पड़ा। और मैंने बोला जिसके घर में ही आग लगा हो वो बाहर इतिहास नहीं रख सकता है। घर अगर शांति हो ना तभी आगे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो हर दिन घर में मारा पिटी लगा हुआ है तो कुछ बड़ा नहीं कर पाइएगा। इधर देखिए, फाइनली दो चीजें हुई, बीपीएलएफ क्रिएट हुआ और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अफगानिस्तान में इतना बल बुत्ता नहीं है कि इतना हमको मार पाएगा, या ईस्ट पाकिस्तान के लोग में इतना बुत्ता नहीं है कि मार पाएगा, तो कोई ना कोई पीछे है। सुन पा रहे हैं? अब जैसे इसको लगा कि भाई ये इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जब तक इसको लगा तब तक ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश। रोकने से नहीं रुका है, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश। और फाइनली 1971 के बाद जो है जो ग्रुप हमने बनाया था, कौन सा, बीपीएलएफ, इस ग्रुप को मारना शुरू किया गया, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीपीएलएफ ग्रुप वही ग्रुप है जो अफगानिस्तान का था और उसको भी बदला लेना था। तो हमारे कोई अपना अपने लोग थे और इसमें ना कोई ऐसे लोग थे जो हमारे खिलाफ थे। हमने मदद किया, बीपीएलएफ ने भी फाइट किया, हमने अपना हाथ खींच लिया। फाइनली 1971 के बाद बीपीएलएफ भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला कि बीपीएलएफ बनाया कौन था। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान आज भी चिल्लाते रहता है कि किसने बनाया था? इंडिया ने। तो सर आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने बोला पूरे वर्ल्ड का इतिहास है, इंडिया हमेशा मारा है लेकिन एविडेंस नहीं छोड़ा है। क्लियर है यहां तक? तो आज इतना इधर रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा देर सांस ले लेना, ठीक है? जैसे ही बोलते हैं ना कि आज इतना ही हो गया, आंख तो एकदम जो है एकदम चमचमाने लगता है। और तब हम उसके बाद अपना नया कांड शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज आइए, आइए अब। अरे बोलो जल्दी, लास्ट यहाँ देखो। तो ओवरऑल हम देख चुके हैं दो तीन सारा चीजें। देखो क्या हम अब अफगानिस्तान में आ चुके हैं रसिया के साथ कि नहीं? तो हमारी सवारी आ चुकी है और हम यहाँ पे गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान नाउ गॉट इरिटेटेड, पाकिस्तान इरिटेट हो चुका है। इधर देखना 1973, क्या अभी तक बांग्लादेश बन चुका है कि नहीं बना है? बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है और पाकिस्तान अभी शांति हो गई, तमतमाया होगा, तमतमाया हुआ है। अरे भाई किसी का घर आप खरीद लिए हैं बिना पैसा दिए तो सर परेशान तो होगा ही। अभी पाकिस्तान बिकम्स क्या? बांग्लादेश। इधर पाकिस्तान अभी पूरे मूड में है कि मौका मिल जाए उसके बाद हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? लेकिन सर इसमें एक बड़ा अच्छा काम हुआ है और वो काम देखिए क्या है। यूएसए ने पाकिस्तान को उलझाया हुआ है। कहां उलझाया हुआ है? मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने में। इधर देखो, क्योंकि यूएसए किससे लड़ना चाहता है? रसिया से। अरे कोल्ड वार में दो ही लोग तो पावरफुल थे, कौन कौन? अमेरिका, रसिया। तो अमेरिका रसिया को काउंटर करने के लिए आराम से ट्रेनिंग दिलवा रहा था। कहां पे? पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के लोगों को बुलाता था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग देता था। इधर देखना 1973 में अफगानिस्तान का एक किंग था जिसका नाम था जाहिर शाह। ये नाम भूलना मत, अगर ये हो सके तो एक बार नोट कर लो, जल्दी से लिख लो फटाफट। 1973 द अफगानिस्तान किंग जाहिर शाह, ये नाम एक लिख लो फटाक से। 1973 जरूर लिखना, ये जरूरी है। ये काम आएगा हिस्ट्री में भी और ये काम आएगा मेंस में भी। जाहिर शाह। तो 1973 में अफगानिस्तान का राजा कौन था? जाहिर शाह, ठीक है। अब जाहिर शाह जो है जरा उसके ब्रैकेट में देखना क्या लिखा हुआ है, प्रो कम्युनिस्ट। तो ये पूरी तरीके से कम्युनिस्ट के समर्थन में था। किसके समर्थन में? कम्युनिस्ट के समर्थन में। सुन पा रहे हैं ध्यान से? तो सर अगर जाहिर शाह पूरी तरीके से कम्युनिस्ट के समर्थन में था तो हम तो यही, अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका यही तो चाहता था कि क्या हो कि हम कम्युनिस्ट को क्या करें? भगा दें। क्या सुन पा रहे हैं? तो इसीलिए इधर जब मैंने याद करो बताया था कि जब अफगानिस्तान का किंग जो जाहिर शाह है, वो जाहिर शाह अचानक से कमजोर दिखने लगा। तो सर रसिया सोचा कि जाहिर शाह से नहीं हो पाएगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, याद है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को सर इधर देखिए ध्यान से, दो तीन लोग थे यंग यंग। एक है जो डिफेंस मिनिस्टर अभी हैं, क्या नाम है? अरे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह सोचा ही आडवाणी जी से अब कुछ होगा, इनकर पैर, एगो पैर कब्र में है, दूसरा पैर हम लोग पकड़ के चला रहे हैं। तो इसीलिए नया कैंडिडेट को ला। उस समय पूरा इंडिया में हल्ला था कि लाल कृष्ण आडवाणी अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी भी चश्मा उस्मा हटा दिए थे कि यंग दिखना है अब, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं? पीएम। अचानक से नॉमिनेशन हुआ और सर पता चला कि गुजरात का कौन आया है? नुमाइंदा। और कौन है वो? पीएम मोदी। इधर क्योंकि पता था अब रसिया को कि जाहिर शाह से नहीं होगा, ये नॉर्मल आदमी है, ये चिल्ला ही नहीं रहा है। इधर देखो कहा 1973 में कि दाऊद खान को बनाओ। नाम ही भारी भरकम है। क्या नाम है? दाऊद। और दाऊद खान आते थे बोला कि पूरा एकदम जो कचाड़ दो अमेरिका को। तो सर इधर रसिया बोल रहा है बस बस यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? जो एकदम भयंकर टाइप का अग्रेसिव भाषण देता हो। लेकिन सर कुछ देर बाद ये भी थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएगा, हर किसी का वक्त आता है। इधर देखो दाऊद खान अग्रेसिव लीडर, इंडिया एंड यूएसएसआर ने फेवर किया। अग्रेसिव लीडर की जरूरत थी क्योंकि जाहिर शाह जो है पुराने हो चुके थे। कुछ सुन पा रहे हैं? नीचे आना। जस्ट उसके बाद दो तीन चीजें हुई। कूप, ये जो कूप है ना, इसको कू बोलते हैं। कू, पी इसमें साइलेंट होता है। कू का मतलब होता है कि जब किसी देश में कोई आर्मी उसके अपने राजा के खिलाफ ही विरोध कर दे, उसको बोलते हैं कू। स्पेशली इसलिए इसको मिलिट्री कू बोला जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री कू होता होगा कि नहीं होता होगा? इंडिया में आज तक नहीं हुआ है और ना कभी होगा।
क्योंकि हमने जो सिस्टम बनाया है वो बड़ा सोच समझ के बनाया है। पाकिस्तान में तो सर दिन दहाड़े क्या होता है, राष्ट्रपति गायब, अरे दिन दहाड़े गायब, घर ही से गायब, और कुछ लोग घर में नजर बंद हो जाते हैं, कुछ पते नहीं है। पाकिस्तान का सर कुछ भी आता पता नहीं है कि क्या हो गया। इमरान खान इसके पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे ना जी। अब इमरान खान कहाँ है, कैसे हैं, कुछ आते पता नहीं, उन पर दौड़ाया जा रहा है कि इसी बीच में वो आ गया है नवाज शरीफ। और मैं याद जाके देखना, मेरा आयर का पहला वीडियो, मैंने बोला था कि नवाज शरीफ अभी गायब हो गया है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसके बाद फिर नवाज शरीफ एंट्री मारेगा। और उसके पीछे मात्र एक कारण है, क्योंकि नवाज शरीफ अपना वोट मांगता है इंडिया के विरोध करने पे, और इधर और इमरान खान जो है वो इंडिया को फेवर करता है। तो इनके फेवर और उससे कुछ होता जाता नहीं है, बस वो उसका पॉलिटिक्स है कि उसको कैसे सत्ता में आना है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब नवाज शरीफ ये वही आदमी है जो पाकिस्तान में एटॉमिक बम का सबसे ज्यादा महत्व दिया, बनवाया भी हरामखोर, और बनवाने के बाद इसी बात में आंख में दिखाता था कि कुछ भी अगर इंडिया करे तो पहले एटम बम मारो। वो फिराक में था सब, लेकिन अपन लोग सतर्क हो गए थे कि मारेंगे भी और इसका बॉर्डर लाइन क्रॉस भी नहीं करेंगे, पीट के उसको उधर पीट के चले आएंगे। हमने कभी क्रॉस ही नहीं किया, इसीलिए ध्यान से समझना, एलओसी वगैरह नहीं क्रॉस किया। लेकिन नवाज शरीफ बड़ा डेंजरस आदमी है। लेकिन नवाज शरीफ किससे सुधरा जानते हैं, और उसको पता था नवाज शरीफ को कि अब के बारे वैसा भौकाल टाइप का पीएम है, सन की टाइप है। ये पूरा नॉर्थ कोरिया का जो है ना, जानते हैं नॉर्थ कोरिया का पीएम का नाम क्या है, किम जोंग, कटोरा कट। वो किम जोंग इतना डेंजरस है, वो अमेरिका से पंगा ले लेता है। वो कहता है अमेरिका जहां बोलता है ज्यादा बोल बम मार दे। सेम कुछ टाइप यहाँ पे ये है। तो सर उसको समझ में आया नवाज शरीफ को, इसीलिए नवाज शरीफ ने उस समय तक, इधर देखो, कोई ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक भी स्टेटमेंट न्यूज में नहीं आया था नवाज शरीफ का। और अभी अचानक से नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान को नजरबंद और इमरान खान को गायब करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान समझना, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे दिन दहाड़े मिलिट्री कू हो जाता है। कुछ बुझा रहा है, मिलिट्री कू का मीनिंग क्लियर है, ये 12वां न्यूज में है, इधर देखना। 1973 में दाऊद खान जब बनाया ना, तो दाऊद खान के खिलाफ जो है अमेरिका बोला कि लोग और विरोध करवाओ। लोग ने दाऊद खान के खिलाफ और विरोध करना शुरू कर दिया। इधर देखो, फाइनली इधर दाऊद खान आते ही कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा लौटा देना चाहिए, नहीं तो समझ लेना क्या होगा। रसिया बोला बस ऐसा ही चाहिए था हमको, यही आदमी अफसर जहीर शाही से बोलेगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दे दो। अब इतना धीरे बोलने से क्या ही होगा। और दाऊद खान क्या बोल रहा है, नहीं देंगे तो सर पूरा धुआं धुआं होगा, समझ में आ रहा है, और ऐसा धुआं धुआं होगा कि मामला जो है, तो बाप में वजन आया। लेकिन देखिए इधर यार, पाकिस्तान बिकम्स मोर इनसिक्योर, क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, एंड सो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी जाना था। एंड इसलिए इधर पाकिस्तान यूएसए से बोला कि हम आपका मदद कर रहे हैं, और आपके मदद के चक्कर में हमारा ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश, तो हमारा कुछ तो कीजिए। तो क्या बोला, सिंपल बोला कि देखो बेटा, ईस्ट पाकिस्तान बन गया है क्या, बांग्लादेश, और बचा है अब 2 एरिया मात्र, कौन कौन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अगर ये भी एरिया चल जाएगा तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या। तो अमेरिका कहा कि एक काम करते हैं, रुको, तुम ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो सिर्फ दाऊद खान का विरोधी रहा हो, सिर्फ दाऊद खान का। भाई हर गुंडा का जब होता है, जो गुंडा में, तो गुंडा में क्या होता है, गुंडा लोग का ही होता है कि कोई एक विरोध करेगा, कोई सपोर्ट करेगा। तो पार्टिकुलरली दाऊद खान के अपोजिशंस को मिलाया गया, इधर देखना। और दाऊद खान पे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, तो दाऊद खान भी बेचारा झेल नहीं पाया। ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि इधर देखो, दाऊद खान के अपोजिट में 4 आदमी आ गया। पहला अहमद शाह मसूद, दूसरा ये जो है बीर रब्बानी, तीसरा गुलाबुद्दीन एकमतियार, चौथा एक और नाम है काजी मोहम्मद आमीन। ये 4 वो लोग हैं जो अपने एरिया के सबसे खतरनाक आदमी रहे हैं, और जिनको हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, किससे, दाऊद खान से। फिर नाम रिपीट कर रहा हूं, 4। पहला है, एक याद नहीं रहे तो अहमद शाह मसूद, बीर रब्बानी, उसके बाद जी एकमतियार, उसके बाद आपको याद रखना है काजी मोहम्मद आमीन। ये चारों लोग वो हैं जो बिल्कुल प्रो इस्लामिस्ट हैं, और ये एंटी कम्युनिस्ट भी हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि एंटी कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट सरकार रहे। लेकिन ये एक्चुअली में बात ये है, ध्यान समझना, ये पाकिस्तान ने इन चारों को लेकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है जमाते इस्लामी, और शॉर्ट फॉर्म में जीआई लिखते हैं। तो जे का मतलब क्या है, जमाते इस्लामी। और जमाते इस्लामी में कितने लोग हैं, ये 4 लोग, जो मेन लीडर है। कौन कौन, जल्दी बोला, अहमद शाह मसूद, दूसरा बीर रब्बानी, तीसरा ये जो है गुलाबुद्दीन हिकमतियार, और चौथा काजी मोहम्मद आमीन। ये चारों नाम इसलिए याद रखना
क्योंकि न्यूज में अभी रहेंगे मसूद साहब, न्यूज में रहेंगे थोड़ा बहुत रब्बानी साहब, और मसूद साहब इसलिए क्योंकि यही आगे चलकर वो लोग हैं, इनके नाम से इंडिया में रोड भी है, जो आपको आगे बताएंगे भी। लेकिन सर ये दूसरे हैं, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, जो आप तालिबान तालिबान सुनते सुनते रहते थे, याद करो ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, लॉकडाउन के समय तो तालिबान का सीन दिखाया जा रहा था जिसमें हेलीकॉप्टर से लोग गिर रहे थे, लोग भाग रहे थे अफगानिस्तान से, सारा प्रोपेगेंडा था, वो A to Z प्रोपेगेंडा था। और वो प्रोपेगेंडा जो अमेरिका कर रहा था इसलिए ताकि पूरे वर्ल्ड को ये दिखाई दे कि सर इंडिया का इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए। और इसलिए ध्यान से समझना कि अमेरिका, मैंने बोला ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं, अमेरिका हर किसी को इस्तेमाल करके छोड़ा है, तो फिर कैसे इस अफगानिस्तान को छोड़ देता। तो ध्यान से देखना, 4 लोग आ चुके हैं किसके अगेंस्ट में, दाऊद खान। और दाऊद खान अब जाकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया है, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। दाऊद खान समझ गया है कि भैया ये चारों लोग अपने आप में हैं, और अब मैं बोल रहा हूं बार बार, अब मैं ग्रुप का नाम बोलूंगा जिसका नाम क्या है, जमात इस्लामी। इधर देखना, जैसे ही ये लोग आया जमात इस्लामी में सारा लोग, अब सर रसिया को लगने लगा कि दाऊद खान प्रेशर में आ जाएगा, तो दाऊद खान का रिप्लेसमेंट एक और आगे आ जाएगा, और वो राजा जो है एक और बनेंगे और उन राजा जी का नाम चेंज होगा। इधर देखना, अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आप मुझे बताओ, अगर भले ही दाऊद खान प्रेशर में आ गया हो, लेकिन दाऊद खान के सपोर्ट में कौन है, रसिया। तो रसिया तो जानता है कि दाऊद खान पे अटैक होगा ही होगा, लेकिन रसिया उससे पहले ही कुछ तैयार करके मामला रखा है। देखना इधर ध्यान से, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इतना लाइन को पढ़ के देखो तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोशिश करो, सिर्फ 4 ही लाइन, सांस लो थोड़ा। एक नाम आएगा, देखो ध्यान से, नाम, ये नाम मैंने कल पढ़ाया था, बबरक करमल। और मैंने कल बोला भी था कि बबरक करमल के पढ़ाने से पहले जब मैं अफगानिस्तान पढ़ाऊंगा तो वहां पे राजा का नाम आ जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो सर मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखना, पहला राजा कौन है, दाऊद खान से पहले कौन है, जाहिर शाह। जाहिर खान याद है, बॉलर था ना जाहिर खान, है अभी जिंदा है। तो जाहिर शाह भैया, दही नहीं जाए ना मुंह में। दूसरा पॉइंट, जाहिर शाह के बाद दूसरा दाऊद खान, तीसरा अब दाऊद खान के बाद आएगा कौन, बबरक करमल। और ये बबरक करमल जो है ये अंत अंत तक रहने की कोशिश करेगा और रहेगा भी। सुन पा रहे ध्यान से? तो 3 किंग। तो मुझे बताना, अफगानिस्तान में मोनार्की था कि डेमोक्रेसी था? मोनार्की, क्योंकि सर राजा का शासन चल रहा था। और आगे जाते 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 मैंने बोला इधर 1979 में बबरक करमल आ रहा है। कब आ रहा है? 1979। उससे पहले जाहिर शाह 1973, उसी के कुछ महीने बाद 1973 में दाऊद खान, और अब 1979 में कौन आया है? बबरक करमल। और सही था देखो, और रसिया अफगानिस्तान से चला गया है 1988 में, क्योंकि जब घर में आग लगी हो तो बाहर कहीं लड़ेंगे आप। जितना भी इस दुनिया का पावरफुल आदमी है, अगर घर सुरक्षित नहीं है तो बाहर वो कमजोरी दिखेगा। कुछ बुझा रहा है? इसीलिए घर का लड़ाई जो है बाहर तक झलकता है, तो घर में लड़ना नहीं है। अब इधर देखना, ओवरऑल 1988 में रसिया चला गया, इसका मतलब अमेरिका जीत गया कि हार गया? भाई जीत गया, क्योंकि रसिया चला गया वापस। और रसिया क्यों चला गया? क्योंकि रसिया 1991 तक आते हैं तो पूरी तरीके से क्या हो गया? टूट गया। क्या सुन पा रहे हो? लेकिन इस बीच में एक बड़ा अच्छा कांड हुआ है, और एक कांड आपको समझना चाहिए, जो मजा आएगा आपको। ठीक है, मजा आने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, और प्लीज डिटेल में आराम से खाली पढ़ने की कोशिश करना। पहले इस वाले पेज को लेफ्ट साइड खाली पहले पढ़ो आराम से, और देखो कि कुछ बुझा रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना क्लियर? मैं भी दिख रहा होगा तो दिखने की कोशिश करना, बाकी हम समझा तो पूरा देंगे ही। नीचे वाला पढ़ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा, थोड़ा एफर्ट लगाइएगा।
कितने लोग पढ़ लिए? हाथ खड़े करना। नोट्स में इतना मेहनत है, मैं ऑनेस्टली बार बार बोलता हूँ, खैर और बाकी है भी, क्योंकि इस नोट्स में ऑलरेडी इस तरीके से लिखा गया है कि वो कहानी है, कोई किताबी नॉलेज नहीं है कि छापा, ये मैंने खुद लिखा है, ये मैंने खुद उसको बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया चेप दिया। मेरे पास बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं चाहता तो किसी का भी नोट्स चेप देता, उससे कुछ होगा नहीं, कभी कभी भी नहीं जाएगा। नोट्स और किताब मार्केट में लाखों पड़े हैं, खरीदते जाइए। इस नोट्स को आप पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि बस पढ़ रहे हैं कहानी, मजे से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाता है चीज। ध्यान से समझना। पढ़ लिया ये? कितनों को एटलीस्ट इसमें 50% भी समझ आया कि हाँ ये समझ में आ रहा है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अब ध्यान से 2-3 बात समझना कि जब हम ये बात बता रहे हैं तो हम पूरा कनेक्शन और पीछे से बना रहे हैं। अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा। और यहां तक कनेक्शन अगर बन गया तभी मामला आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर बीच बीच में बेकार हो जाएगा मामला। तो रेडी हो? जो से बोले ऐसा ना हो तो सर रेडी रहना। अब फिर से बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट आराम से। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा इमोशनल कार्ड। क्लियर है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारा क्यूलिनरी फूड और एक काबुली चना से लेकर जब हम आगे बढ़े तो इंडिया पाकिस्तान, मैंने बोला अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था? 1920 में, 1920। इंडिया आजाद हुआ 1947। दुरंत लाइन पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में था कि अफगानिस्तान के बीच में था? इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो सर अब दुरंत लाइन किसके बीच में हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसमें 2 एरिया इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। दीज आर द एरिया जो कि अफगानिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही बना तो सर यहाँ के जो पीपल है वो डिवाइड हो गए। और मैंने बोला था 4 टाइप के लोग, पश्तून्स, उसके बाद उज्बेक्स, ताजिक्स, हजाराज। हजाराज सिया है, बाकी सब क्या है? सुन्नी। यहां तक क्लियर? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से सोचा कि अफगानिस्तान प्यार से ले लेगा, लेकिन अफगानिस्तान उस टाइप का है नहीं, क्योंकि डैश के भूत डैश से नहीं मानते हैं। इंडिया समझाया था लेकिन नहीं। पाकिस्तान वापस 1965 में अटैक किया हम पे। जब अटैक किया तो हमको लगा कि अब ऐसे मानेगा नहीं, तो हमने वापस जो है रॉ क्रिएट किया 1968 में। और उसके बाद हमने सोचा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मदद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डिमांड किया था क्या? आरटीएसडी। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमने बोलना शुरू किया कि कहां पे होगा? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। क्या सुन पा रहे हैं? और पाकिस्तान को ये नामंजूर। पाकिस्तान को लगा हमारा खिसक चले गए अफगानिस्तान के अंदर। क्या ईमानदारी से बोलो, समझ आ रहा है? अब जैसे ही हम रसिया के अंदर, रसिया के हेल्प लेकर गए तो वहां पे 2 चीजें हुई। सबसे फर्स्ट ये हुआ कि हम वहां के सारे ग्रुप्स के बारे में जान पाए, और दूसरा 1971 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को किस में कन्वर्ट कर दिया? बांग्लादेश में। पाकिस्तान तमतमाया हुआ था, मामला सब कुछ बेकार था। इस दौरान जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में 2 टाइप के चीज थे। ध्यान, पहला 1973 में जो वहां का राजा था वो कौन था? जाहिर शाह। दूसरा उसके बाद चेंज हुआ, कौन हुआ? दाऊद खान। और दाऊद खान को इंस्ट्रक्शन दिया कि 4 लोग को घेरो, मतलब घेरो या उनको पकड़ो जो दाऊद खान के बिल्कुल धुत विरोधी हो। 4 मिले, अहमद शाह मसूद, बीर रब्बानी, हिकमतियार एंड देन आपको मोहम्मद जो है आमीन। ये लोग मिले। सिर्फ रहे इन लोगों से मिलकर एक ग्रुप बना जिसका नाम था जमाते इस्लामी। याद रखना सर, ये आपस में पावरफुल तो सब अपने अपने एरिया का था, और इकट्ठा हो गया है। पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी हो गया कि अगर ये 4 गो अगर अपने आप ही लंबा चौड़ा, भले ग्रुप बनाया खुद ये, लेकिन इसको इनसिक्योरिटी हो गया कि अगर ये चारों साथ रह गया तो भाई बर्बाद कर देगा, और पाकिस्तान को भी बर्बाद करेगा एक समय के बाद। तो पाकिस्तान का जो आर्मी था वो क्या बोल रहा है, और पाकिस्तान का जो आदमी सब क्या सोचा कि दोनों ग्रुप को, चारों को भाई बांटना पड़ेगा, नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। इसीलिए 2 चीजें हुई, ध्यान से समझिएगा। इसमें ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि जानबूझकर पाकिस्तान बोला कि हिकमतियार और काजी आमीन जो है वो रसिया से मिला हुआ है। क्या बोला? हिकमतियार एंड काजी आमीन किससे मिला हुआ है? रसिया से। अब मुझे बताओ, जब ग्रुप आज 4 आदमी का हो तो दूसरे को तो इनसिक्योरिटी होगा, और गुंडे लोग को और ज्यादा इनसिक्योरिटी होता है कि सही में तो नहीं कहीं मिल गया है, और ये यहां से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा। ध्यान से समझना। तो क्या हुआ? प्लीज फिर से बोल रहा हूं,
इन दोनों ने बाद में अपने आप से नाराज हो गए और नाराज होकर एक अलग ग्रुप आगे चलकर बना लेंगे जो हेराते इस्लामी है, HEI करके आएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाना, दो चीज मैंने बताया है, जमाते इस्लामी तक दिमाग रखना। पहले यहां तक क्लियर है सभी को? जिसको क्लियर है जोर से बोले नो सर। जमाते इस्लामी तक आ चुका है और पाकिस्तान देखो इधर, जब इसने अटैक किया बबरक करमल पे तो फेल हो गए लोग, और फेल होने के पीछे इधर देखो पाकिस्तान खुश था, क्योंकि पाकिस्तान सोचा एक तो हमने दो ग्रुप को पहले डिवाइड करने की कोशिश कर दी, और दूसरा फिर क्या सोचा कि अगर डिवाइड कर दिया है तो दो चीजें हैं, अगर अटैक जब भी अटैक करेगा तो दो चीजें होगा। क्या होगा? क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि सिर्फ ग्रुप बनाकर प्रेशर डालना है, डायरेक्टली अटैक फिलहाल नहीं करना है। ध्यान से समझना, और जब होगा तब देखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आना नेक्स्ट, यहां देखना, ये जो पूरा का पूरा पार्ट जमाते इस्लामी, इसका नाम याद रखना। अब इसके बाद का ये वाला पेज एक बार खाली देख लो, फिर हम आगे पूरा का पूरा एक ही साथ बना देंगे। यहां पे ग्रुप दिखेगा हिजबे इस्लामी, दिख रहा है? 2 मिनट उसको पूरा पढ़िए थोड़ा सा भैया, सो मत। फिर आ रहा है कॉल क्या? जी अच्छा, नहीं ये वाला तो नहीं है, उसको क्या चाहिए? OTP चाहिए क्या? 728808 8808। तो वही तो पूरा बोल रहे हैं, 728808। जी, तो लास्ट का 4 डिजिट है 8808। उसको फोन दीजिएगा। हाँ क्या है कोड आपका? है 728808। क्या दिक्कत आ रहा है आपको? मोबाइल का 4 नंबर ना बोलिए, तो फिर OTP के 4 नंबर क्यों बोल रहे हैं? गजब हाल है। लिखिए, लास्ट में लिखिए, नंबर लिखिए 3, उसका पूरा नंबर है 34। हम बोल दे रहे हैं, लास्ट 4 डिजिट बोल दे रहे हैं आपको, रुकिए ध्यान से। 34967, आप उस हिसाब से लगा 4967। अभी एक और आएगा 728808। हो गया? सेवन टू डबल एट जीरो एट। चलिए सॉरी, आगे बढ़िए, इसको पढ़ लिए। अरे जगह हो ना, 5 मिनट और। अच्छा नहीं मन है पढ़ने के तो छोड़ देते हैं, पढ़ा ले। नहीं जोर से बोले, पढ़ा ले नहीं पढ़ा ले, जोर से बोलो। अगर दम है तो बोलो जोर से, यस और नो, दम ला के बोलो। अगर बोर हो रहे होगा तो मैंने बोला है फिर भी पढ़ लेना, ठीक है? ऑप्शन कुछ नहीं है, पढ़ लेना। देखो पढ़ने नहीं पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं, बहुत सारा बहाना होगा, पढ़ने के एक बहाने काफी है कि पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो रेडी हो जाओ, थोड़ा सा रेडी हो जाओ, मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान देखो, मैं फिर से बार बार जो बोलता हूँ ना, तो आप देखो मैं एक्चुअली बड़ाई भी अपना कर रहा हूँ, और करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि बात वही है, सच है। ये तो पहली बार जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, जितनी बार बताऊं, एक अभी आपको कहीं मिलेगा नहीं। और इसका बताता हूं फायदा, जब बीपीएससी का मेंस दोगे ना, तो आईआर आपको ऐसे लगेगा, ऐसे बीपीएससी का। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बीपीएससी के मेंस है, और यूपीएससी का मेंस में आईआर का ना एक ऐसा पोर्शन नहीं रहेगा जो आपको लगेगा कि हमको नहीं आता है। मैंने जितना टाइमलाइन बताया है, और आईआर में अगर आप मार्क्स ठीक ठाक कर लिए, आप जाकर टॉपर का इंटरव्यू सुनो जिसका रैंक है 494, उसने आईआर के बारे में क्या जिक्र किया है कि काश मैंने अगर आईआर का पूरा पढ़ा रहता, जाके सर्च करना 2022 का रैंक होल्डर
आईआर अगर पूरा डिटेल में करा रहता तो मेरा रैंक, मैंने बार बोला है कि आदमी का जो नॉलेज होता है आईएएस में, जिसका रैंक 999 है और जिसका रैंक 1 है, उसका नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस उसका डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि चीजों को उसने कैसे लिखा है। अब उसने बोला कि आईआर का सिर्फ अगर पोर्शन पूरा डिटेलिंग किया रहता तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते, जबकि उसको इंटरव्यू में 275 में से बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी का रैंक 494 है, 275 में से 190 नंबर इंटरव्यू का खींच के रखा है, और जबकि टॉपर जो है उसका दो मात्र कितना है इंटरव्यू का नंबर, तो 205 या 207, बहुत बहुत ज्यादा नंबर हो गया। और हार्डली जो है इस तरीके का नंबर क्या है कि जिसका रैंक 494 चला गया, इंटरव्यू में इतना खींच भी लिया और सिर्फ वो मेंस के कारण हार गया। इसलिए मैं बार बोलता हूं गेम चेंजर हमेशा क्या है, मेंस है। मेंस में इतना ना नंबर उड़ेल दो कि इंटरव्यू का सबसे मिनिमम नंबर भी आपको रैंक आगे बढ़ा देगा। कनिष्का डे ने क्या बोला कि हमको पता था कि इंटरव्यू बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, हमारे हाथ में क्या है, मेंस। तो मेंस में नंबर इतना ताल ठोक के रख दो कि काम आसान हो जाए। और मैंने एक दिन बताया था, फिर से बता भी दूंगा कि 1025 नंबर तो आपको चाहिए अगर आपको आईएएस बनना है। तो 1025 नंबर अगर आपको लेके आना है तो आपका मेंस ही गेम चेंजर है। और 1025 में से क्या है सबसे इंटरेस्टिंग, 500 नंबर का तो आपको ऑप्शनल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आईआर पढ़ा रहा हूं या जो चीजें सेक्शन पढ़ा रहा हूं हर जगह काम आएगा, और करंट अफेयर इससे आसान हो जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ लो। तो क्या मैं पढ़ा लूं आगे, जैसे बोलो ना, ठीक है, भूख लगा हुआ तब भी हाँ कहना। अब नेक्स्ट आते हैं जमाते इस्लामी तक। जमाते इस्लामी आ गए। पाकिस्तान ने किसके बीच में लड़ाई लगवाया, हिकमत्यार और आमीन को क्या बोला कि भैया इधर, ये लोग किससे मिले हुए हैं, रसिया से। तो कौन ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा, कौन कौन, रब्बानी और पहला कौन, मसूद। ये दोनों को लगा कि वाकई ऐसा है क्या। तो सही था देखना, डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। और डिवाइड एंड रूल का गेम कौन खेलता है, अंग्रेज। तो फूट डालो राज करो। एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ जिसका नाम है हिजबे इस्लामी, लेड बाई हिकमत्यार एंड काजी अमीन। तो दो ग्रुप बन गया, जमाते इस्लामी का ग्रुप टूटा, एक ग्रुप वही रह गया, दूसरा नया ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप, नाम बोलो, हिजबे इस्लामी। और इसमें दो लीडर है, कौन कौन, हिकमत्यार एंड आमीन। तो सर जब ना याद हो तो इतना याद रखना। और दूसरा ग्रुप है जमात इस्लामी, दो लोग रह गए, रब्बानी प्लस मसूद। यहां तक पहले क्लियर है। आज बस एक पेज और पढ़ेंगे, पूरी तरीके से प्लीज रेडी हो जाओ। एक पेज सीरियसली बोलो, ईमानदारी से एक पेज इसके अलावा तक पढ़ेंगे, बाकी कल करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत अप्स एंड डाउन है, मजा आएगा। दिल से बोलना, मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं भी आ रहा तब भी हाँ बोलना। अब आते हैं इधर देखो, बस दो पेज पढ़ेंगे, पूरा एनर्जी से पढ़ेंगे तब चलेंगे। मसूद जो है, फिर से बोल रहा हूं याद रखने के लिए, कौन सा ग्रुप का है, जमाते इस्लामी की हिजबे इस्लामी, जमाते इस्लामी। और एक तरफ याद रखना हिकमत्यार, कौन सा ग्रुप, हिजबे इस्लामी। दो ग्रुप आपस में क्रिएट हो गया। पाकिस्तान सोचा ठीक है, पाकिस्तान जानबूझकर ये ट्राई कर रहा था कि अगर हम हिजबे इस्लामी ग्रुप को बनाते हैं तो हमारा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इधर देखो, पाकिस्तान अपना फिराक में है। अमेरिका बोला था कि दाऊद खान के अपोजिट में लेके आओ, और ये फिराक में है। हर नेता का कहा जाता है कि ये गुंडा होता है जो पाल के रखता है, हर नेतवन सा रखता है, जो जरूरत के हिसाब से काम करता है, और जब उसका काम निपट जाता है, जब उस पर उसके बाद एफआईआर और सारा कुछ होने लगता है, हाथ खींच लेता है। तो पाकिस्तान सोचा कि इन चारों में से कौन तेगुड़ा काम आएगा हमारे, अरे कोई तो काम आएगा जो मेरी बातों को मानेगा और क्या करेगा, काम करेगा। इसने ट्रायल के लिए इन दोनों को अपने खोपचे में लिया, और खोपचे में लेके देखो क्या बोल रहे हैं। इधर बोल रहा है कि सर कू करने के बाद पावर बट दे फेल्ड बिकॉज, जब चले कुछ, इधर देखिए, जब सोचा कि हम इसको एक बार दाऊद खान के खिलाफ फिर करके देखते हैं कि कितना मार पा रहा है कितना नहीं, इधर देखिए, तो जब चारों लोग मिल के मारे तब भी नहीं दाऊद खान का कुछ हुआ, तो इद्दू को क्या बाल बाका कर लेते। तो पहला कू जो हुआ, कू समझ रहे हैं, मिलिट्री को, किसके खिलाफ हुआ, दाऊद खान के खिलाफ। तो पहला कू हुआ, उसमें ये चारों लोग साथ थे, जमाती इस्लामी वाले, क्लियर है, तब भी कुछ बाल बाका नहीं कर पाया। दूसरा कू हुआ, उसमें हिजबे इस्लामी ने किया, और ये किसके डायरेक्शन पे हुआ है, पाकिस्तान के इशारे पे हुआ। इधर ध्यान से देखना। अब यहाँ पे यूएसएसआर समझ गया कि ये सब यूएस से कर रहा है, देन यूएसएसआर ने दाऊद खान को हटाकर बबरक करमल को बना दिया। तो रसिया क्या समझा कि दाऊद खान जो है पूरा एकदम अटैकिंग मूड में। इधर देखो, हटा देना इंपॉर्टेंट है। किसी देश का राजा जब मर जाए तो हार हो गया। अरे कोई वार में चेस खेलते हो तो चेस में क्या है, चेस में मेन टारगेट है कि राजा को हराना है। राजा मार दिए, सिपाही बार बेकार हो गया, सिपाही क्या करेगा। तो सर इसलिए इधर ध्यान समझना कि जब जम्मू कश्मीर के जो हरि सिंह थे, जो मैंने आपको बताया, जब वहां के थे तो क्या हुआ था, उनका कमांडर चीफ ने क्या बोला था कि सर
जब पाकिस्तान पूरा तरह से घेर लिया था जम्मू कश्मीर को और पूरी तरीके से कब्जे में था, तो क्या बोले थे कि हमारा क्या होगा, हम पाकिस्तान को साइन कर देते हैं सारा कुछ और हम जो यहां से भाग जाते हैं। तो सर उस समय उसके कमांडर चीफ ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था, बोला था आप राजा हैं, अगर आपको उसने पकड़ लिया तो हम सारे लोग का मामला बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे वो सब कुछ करवा सकता है और आपके पास वो अथॉरिटी है। तो हमारा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि हम आपको सेव करें। क्या सुन पा रहे हो? क्योंकि राजा ही किसी के कैप्चर में चला जाएगा तो सारा कुछ कर सकता है, तो राजा को बचाना इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सर क्या बोला कि दाऊद खान टारगेटेड, अगर दाऊद खान मर गया तो लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, इसलिए क्या करो, चेंज करो। और नया राजा कौन आया? बबरा करमल। क्या अलर्ट हो, एक पेज और है, प्लीज ध्यान रखना। अब सर बबरा करमल को हेड बनाया, तब यूएसए ने बोला, तो सर यूएसए ने बोलना शुरू किया कि रसिया ने हम पे अटैक किया है या रसिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। जबकि आप कहीं से भी देख के बताइए, कहीं से भी लग रहा है कि रसिया ने अटैक किया है? नहीं। लेकिन अमेरिका को एक मुद्दा चाहिए था और मुद्दा बना लिया। इसीलिए 1979 में यूएसए ने, ध्यान समझना, यूएसए साल बाद उसके बाद एक सरकार अपने नाम का, इधर देखिए, ओवरऑल यूएसए रेसिस्टेंस कैंपेन जो स्टार्ट हुआ, मुजाहिदीन वाला था, मुजाहिदीन किसका देना? अमेरिका का देना, किसी और का देना है? और सर अगर आप अपने लिए गुंडा पालिएगा तो गुंडा आपके नाक में नसूर तो भी करेगा ही करेगा। आप अगर जिस तरीके से आप गुंडा को शरण देंगे तो गुंडा आपके लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि गुंडे किसी के होते नहीं है। इधर देखिएगा, फाइनली ये पेज पढ़े थे कि आप नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ये पेज। अब इसमें दो तरीके के लोग यहाँ डिवाइड देंगे। इधर ये यूएसए ने सिंपल बोला कि जो है जमाते इस्लामी और हिजबे इस्लामी, इनको ट्रेन करो, और पाकिस्तान ने बोला कि इधर ये ज्यादा तब रिलीजियस और स्ट्रांग होंगे। अरे भैया, जब अगर नरेंद्र मोदी बोले कि आज देश में पूरा ये रहेगा, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि राहुल गांधी बोलेगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? इसलिए नहीं कि पर्सनल मत जाना, जो सरकार में है, जो रूलर पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो बेकार चाहे अच्छा। क्या सुन पा रहे? तो सर पाकिस्तान ने वो क्या बोल रहा है कि अगर सर इन दोनों ग्रुप को स्ट्रांग बनाना है तो इनके गुरु हैं, और गुरु नहीं होते हैं कि जो सर इमाम हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब वो धर्म गुरु टाइप के, अगर वो लोग इसको मोटिवेट करें तो ये लोग और चार्जअप हो जाएंगे, और जब चार्जअप हो जाएंगे तो मामला और आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान हरामखोरी का कोर्स किया हुआ है, तो पाकिस्तान ने यूएसए को क्या बोला कि इन गुरु लोगों से हम ट्रेन करवाते हैं, और इनके गुरु लोग हैं सऊदी अरेबिया टाइप में। सऊदी अरेबिया में सुन्नी का गढ़ है, ईरान में शिया का गढ़ है। लेकिन सर इस बीच में एक मामला बड़ा अच्छा दिखेगा। क्या दिखेगा? किसी दिन इसको पूरा पढ़े होगा तो इसमें एक नाम मिलेगा, नजीबुल्लाह। मिला है? ध्यान से देखना, पूरा पढ़ना, उसमें मिलेगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो फाउंडेशन लीड ऑफ सऊदी अरेबिया में क्या होता है, दो चीज है कि सऊदी के स्कॉलर से बुलवाया जाए कि इस्लाम खतरे में है, तो ये लोग ज्यादातर करके मानेंगे और फिर मामला को और आगे बढ़ा देंगे। आज तक अफगानिस्तान में कभी भी शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जबकि अफगानिस्तान में डोमिनेंट बहुमत किसका ज्यादा है? सुन्नी का। लेकिन आज तक कभी भी शिया पे अटैक नहीं हुआ। और ईरान से अभी मदद लेगा अफगानिस्तान, और मदद लेगा तो ईरान बोलेगा हम मदद एक ही शर्त पे करेंगे, अगर शिया को कुछ भी हुआ, क्योंकि तुम्हारे यहां शिया क्या है, माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है? माइनॉरिटी है। और अगर शिया को कुछ भी हुआ तो फिर हम जो है ना, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और ये बात गारंटीड दिया अफगानिस्तान ने और सुन्नियों ने, पश्तून्स ने स्पेशली, कि सर शिया को कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और उसके बाद इतिहास है पूरा कि आज तक अफगानिस्तान में कभी भी शिया सुन्नी लड़ाई नहीं हुआ है। तो भले अफगानिस्तान का एक अलग कॉन्सेप्ट चले, लेकिन उसका एक कुछ मेरिट भी तो होगा। और वहां पे आज तक अपने अंदर शिया सुन्नी में विवाद नहीं हुआ, जबकि पूरे वर्ल्ड में लगभग बहुत जगह पे शिया सुन्नी का विवाद हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में डोमिनेंट होने के बावजूद भी नहीं हुआ। और यहां तक कि शिया कुछ अगर गलत भी करता है ना, तो वहां पे कभी भी खबर ही नहीं बनता है और उसको चुपचाप इग्नोर कर दिया जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अफगानिस्तान ने ईरान का सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बदले जो उसने कमिटमेंट करी वो निभाया। और ये कमिटमेंट जो है अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है एक लेवल पे। जरा नीचे आना, बबरा करमल को हटाकर एक नया राजा बन रहा है। वो कौन राजा है? नजीबुल्लाह। और नजीबुल्लाह जो आएगा, सर नाकबुल्ला नहीं है, नजीबुल्लाह को हेड बना दिया। एंड यूएसए ने स्ट्रॉन्गर मिसाइल दिया, किसको? जमाते इस्लामी और हिजबे इस्लामी को। ध्यान से समझना। और दिया क्या कि अब हो गया, अब मान करो। मैंने बोला था अमेरिका कभी फ्री में किसको देता है क्या? नहीं। हथियार बनाया था खुद, देखा लड़ाई चल ही रहा है, हथियार का टेस्टिंग हो जाएगा, आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है। अब गोली मारा, आगे नहीं पीछे आ गया। तो सारा लोग टेस्टिंग किससे करवा रहा है? दो ग्रुप से, जमाते इस्लामी एंड
हिजब इस्लामी। नीचे आना। फाइनली नो इंटरफेरेंस बाय यूएसएसआर और एनीबॉडी। रसिया एक्चुअली चाहता था वो जीत जाता, लेकिन रसिया को बस मैंने बोला ना कि इमोशनल थोड़ा खेल गया। रसिया को लगा कि हमारे जो है हमको यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए चला गया। तो कभी कभी चीजों को पर्सनली जो है हमेशा नहीं लेना चाहिए। पर्सनली लोगे तो हमेशा दुख होगे, इग्नोर कर दो, झाड़ के फेंक दो। जब आपका सपना बड़ा हो तो छोटी चीज को ना बिल्कुल इग्नोर कर दो, छोटी चीज पे अमल मत करो। और सपने जब छोटे हो ना तो छोटी चीजों में लगाओ। सपने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि तुम छोटी चीज में उलझ गया तो उलझ गया, इसीलिए उलझना नहीं है, एकदम जो है इग्नोर करते चलो। फाइनली इधर देखना, यूएसए जब यहाँ यूएसए साथ जब चला गया, देने लोग बोले कि यूएसए को हमारी मदद कीजिए। इधर के कितने ग्रुप बने अभी तक? 2। कौन कौन? फिर से बोला, जमात इस्लामी, हिजब इस्लामी। अब इन लोगों ने मिलकर एक तरह से रसिया को भगा दिया। हालांकि हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि रसिया क्यों भागा? क्योंकि उसका अपना घर में आग लगा हुआ था और वो अपने घर को आग का शांत करने के लिए निकल गया कि हमारा खुद ही कंट्री डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप वाला मिलकर बोला कि अब तो हम भगा दिए, अब हमको मदद करिए ताकि हम अफगानिस्तान में सरकार बनाए। किसको बोला? अमेरिका को, क्योंकि सारा कुछ किसने दिया है? अमेरिका ने। तो अमेरिका कह रहा है सरकार बनेगा, गुंडा लोग कभी सरकार नहीं बनाएगा। अब इसी में का एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ और वो ग्रुप है अलकायदा। और अलकायदा ग्रुप क्रिएट हुआ और अलकायदा का हेड है वहां लादेन, और वही है लादेन जो आगे चलकर और आगे बढ़ाएगा। और क्या बोलेगा? अब से आज से एक ही मकसद है कि अमेरिका को बर्बाद करना है। हमको ना सरकार बनाना है, ना हमको कुछ बनाना है, हमको सिर्फ क्या लेना है? बदला। तो भाई का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा कौन? ये अलकायदा। क्या सुन पा रहे ध्यान से? तो सर अलकायदा का लाइफ में क्या है? एक ही टारगेट है, क्या लेना है? बदला। और इसमें एक और ग्रुप है, मान लो अलकायदा तो निकल गया, लेकिन इसमें तो 4 लोग हैं, और 4 लोग के अलावा और भी तो ग्रुप्स हैं। उस ग्रुप ने बोला, फर्स्ट ग्रुप, वी विल एक्वायर पावर बाय पाकिस्तान हेल्प ऑफ यूएसए। इधर देखना, क्या बोला? पाकिस्तान के मदद से हम अपना सरकार बना लेंगे। इस ग्रुप को पता नहीं है कि पाकिस्तान पे कोई औकात है भी नहीं। यूएसए जहां हाथ खींचा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन फिर भी क्यों भरोसा किया? क्योंकि पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था और पाकिस्तान ने अपने लिए सपोर्ट किया था। किसको? हिकमतियार को, और किसको? आमीन को। और हिजब इस्लामी जो बना था उसमें पाकिस्तान का ही रोल था, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट करना चाहता था कि मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा। सुन पा रहे हैं? अब देखो कितने ग्रुप बन गए, 2 कि 3? 3। तो अब नया ग्रुप आ चुका है मार्केट में, कौन? अलकायदा। और मार्केट कहां के मार्केट में? अफगानिस्तान के मार्केट में। और अलकायदा का सिर्फ एक ही टारगेट है, सरकार बनाना कि बदला लेना? बदला लेना। तो सर अलकायदा पूरी तरीके से एकदम है कि अमेरिका को बर्बाद करना है। और यही लोग आगे चलकर 2001 में व्हाइट हाउस पे बम मारेंगे, और व्हाइट हाउस का वो बम जो है इतना खतरनाक होगा जिसके चलते अमेरिका को वापस से लादेन को सिर्फ मारने के लिए पूरा घेरना पड़ेगा अफगानिस्तान को, फिर पूरा पाकिस्तान मदद करेगा, तब लादेन मरेगा। लेकिन सोचो, एक आदमी अकेला जिसने प्रण लिया कि हम जब तक अटैक पूरा नहीं कर सकते तब तक नहीं छोड़ेंगे, उसका जिद्दीपन देखो, उसकी तैयारी देखो, जिसके सपोर्ट में कोई नहीं है, और वो पंगा किससे ले रहा है? अमेरिका से। और वो आदमी इस लेवल पे काम कर सकता है। इसमें क्या चाहिए? पेशेंस, मेहनत, डिसिप्लिन। उसने उतने साल तक अपना संभाल के रखा कि अमेरिका पे अटैक करेंगे, तो किया। और यहां पे क्या है, लोग एक ही 3 महीने में, सबको 3 महीने में आईएएस बनना है, तो 3 महीने में निकाल लेंगे। तो लॉजिक क्या है कि जब पेशेंस रखिएगा तो मामला आसान होगा। सोच के देखो ना, जैसे ही बोला है लादेन ने और अलकायदा ग्रुप ने पाकिस्तान से पूछा कि मदद करब अमेरिका पे अटैक करे के बाद, तो कह रहे क्या पाकिस्तान कि पगला गेल भाई। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या बोला कि भाई अमेरिका को तुम मतलब टच भी नहीं कर पाओगे। और मैंने यही बोला, यही फर्क होता है, मोतिहारी से आईएएस हुई कि ना, तो वो तो बोलेगा ना, और आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। द डे जिस दिन आपका रिजल्ट आया सारा मामला लगा। जैसे ही लादेन ने मारा तो पाकिस्तान करे तो बड़का गेम खेल गया रे। लॉजिक सिर्फ क्या है, आपके डेडिकेशन का है, कितना शिद्दत से काम कर रहे हो। इधर देखो, ये इतिहास सिखाता तो यही है, भले वो किसी ग्रुप का हो, लेकिन सर मुझे बताओ लादेन को लादेन बनाया किसने? अमेरिका ने। अगर अमेरिका ने जो वादा किया था निभाता तो लादेन कभी लादेन बनता ही नहीं, आराम से सरकार चला रहा होता। लेकिन अमेरिका ने खुद इस्तेमाल किया, अपना काम हो गया, निकल गया, हथियार की टेस्टिंग करी, बेची, निकल गया। तो सर अमेरिका खुद गलती किया है तो लादेन को फिर हम गलत साबित कैसे कर सकते हैं? क्या सुन पा रहे हैं? बट हिंसा को हम हमेशा बेकार माने हैं, उस नजरिए से तो है ही। आप मुझे बताओ, आपको ज्यादातर लोगों को लगता है कि जाकिर खान, जाकिर हुसैन, या एक और आदमी को जिसको फांसी की सजा दी गई थी, कहां का आदमी था याद है? अरे भैया दूसरे एरिया का है वो, जिसको उस तरफ फांसी दिया गया था, और वो भी अमेरिका ने दिलवाया था। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ध्यान से समझना, वो आएगा याद आपको। हाँ, सद्दाम हुसैन, गुड।
तो सर इसमें ध्यान से समझना, अमेरिका जानबूझकर पब्लिक मीडिया में नैरेटिव फैलाता है कि गलत हुआ। अमेरिका ने जब लादेन को मारा तो बोला कि पाकिस्तान तुमने गलत किया कि लादेन को शरण दिया, जबकि सच बात यह है कि पाकिस्तान मदद कर रहा था अमेरिका का कि लादेन जहां जहां जा रहा है जीपीएस लोकेटर में उसको बताते चले जाओ। क्या समझ पा रहे हैं ध्यान से? तो लॉजिक क्या है मुझे बताना फिर से, कि अमेरिका का मार्केटिंग मीडिया बहुत पावरफुल है। अमेरिका जानबूझकर कुछ लोगों से इतना जल्दी फैला देता है कि लोग वही मान लेते हैं। सच बात यह है कि अगर एक कमिटमेंट अगर पता रहता है कि पूरा किया जाए तो शायद कभी होता ही नहीं। तो मुझे बताना, पहला ग्रुप जमाते इस्लामी, फिर बना हिजबे इस्लामी, फिर क्या बना अलकायदा। लेकिन उसमें क्या एक और लोग था जो क्या बोल रहा था कि हमको सरकार बनाना है, किसके सपोर्ट से? पाकिस्तान के सपोर्ट से। और इन दोनों ने एक अलग लेवल पे काम करना शुरू किया। तो यहां दो ग्रुप हो गया, एक ग्रुप है जो बोला कि विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान और सरकार बनाएंगे, और दूसरा ग्रुप हो गया रेडिकल ग्रुप जो सिर्फ बोला अलकायदा। अलकायदा का मतलब होता है द बेस, एक अरबिक वर्ड है, अरबिक शब्द है जिसका मीनिंग बेस बनाना होता है, और इसने एक बेस बनाकर काम किया जो अमेरिका का बेस खराब कर दिया। सोचो अमेरिका का सबसे फेवरेट चीज व्हाइट हाउस, जहां राष्ट्रपति रहता हो, उस व्हाइट हाउस पे हमला करवा देना, ये भैया मामूली बात तो नहीं हो सकता है, और इतना आसान नहीं। उसके लिए जिद्दीपन और कितना डिसिप्लिन लगा होगा। अमेरिका है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। इधर देखना आगे, इन सब बातों में इंडिया का स्टैंड था न्यूट्रल। इंडिया जानता था कि हरामखोर करवा रहा है कोई और, तो हम इसमें क्यों पड़े। इंडिया ने कुछ नहीं बोला। लास्ट, आज का लास्ट पेज देखना, पाकिस्तान सोचा कि सेकंड ग्रुप वैसे भी यूएसए को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि यूएसए को मामला मारना इतना आसान बात नहीं है। क्योंकि आप किसी को बोलेंगे कि मुतहद से रिजल्ट आएगा तो उसको मनाना आसान बात नहीं है। सुन पा रहे ध्यान से? लेकिन सर ये अपना काम करता रहा चुपचाप। इधर देखना, फर्स्ट ग्रुप के साथ मिला। कौन मिला? पाकिस्तान फर्स्ट ग्रुप के साथ क्यों मिला? क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट ग्रुप वाला सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद जब इसका सरकार बनाएंगे तो हमारे हिसाब से चलेगा ना जी। अरे है ना। और पाकिस्तान का मेन मकसद क्या था? अफगानिस्तान को कंट्रोल करना। क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान अगर मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सर इंडिया गेम खेलेगा अफगानिस्तान में। और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को यही था, जो हुआ भी। सुन पा रहे ध्यान से? और मैंने क्या बोला था, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को इस तरीके से कंट्रोल करता है ताकि वो किसी तीसरे कंट्री के साथ ना मिले, क्योंकि वो तीसरे को चाहता नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है ताकि वो किससे ना जुड़े? इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से क्या है? रिलेशन नहीं बनाना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अरे पढ़ाया था। तो लॉजिक क्या है? पाकिस्तान वाकई में अफगानिस्तान का भला चाहता है क्या? अगर वाकई भला चाहता होता तो सर ये डुरन लाइन, ये बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा क्यों रखता? जो फैमिली डिवाइड हुआ था उसको वापस भेज देता। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चाहता था कि अफगानिस्तान किसके कब्जे में रहे? मेरे कब्जे में। और इंडिया अफगानिस्तान को उकसा चुका था कि भैया अब तुम्हारा, और उकसाना क्या था, वो लोग खुद परेशान थे। इधर देखना, फाइनली इन लोगों से मिलकर एक एकॉर्ड हुआ जिसका नाम है पेशावर एकॉर्ड। और पेशावर एकॉर्ड के तहत एक मंत्रिमंडल बनाया गया, और मंत्रिमंडल बनाने के बाद बोला गया कि अब सरकार यहां पे बनाया जाएगा। और चूंकि इन सब ग्रुप में बी रबानी सबसे हेड थे, बी रबानी क्या थे? सबसे हेड और सीनियर। तो बी रबानी को बोला गया कि भाई ऐसा है कि आप जो है यहाँ के सीनियर है, तो इसलिए आपको हेड ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बी रबानी को क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रपति। इस बात पे सब लोग सहमत हो गए कि ठीक है बी रबानी साहब को बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल में तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं ना, खेल मंत्रालय होगा, आपका शिक्षा मंत्रालय होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, है ना। बाकी किसी भी मंत्रालय पे किसी का कोई सहमति ही नहीं बना, क्योंकि एक मंत्रालय, खेल मंत्रालय में बोल रहा है हम बनेगा, तू क्या बन, हम तो बने। अब सर ये सब आपस में इतना ना लड़ा कि मंत्रालय डिसाइड ही नहीं हो पाया, और ये रह गया वैसे ही का वैसे ही, धरा का धरा। और तब तक इसी बीच में अमेरिका ने डेमोक्रेसी लाया, जो 2001 में 2003 में आके इलेक्शन कराया, और हामिद करजाई वहां आके जीत गया। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर यहां से अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर सहमति बन गया रहता उन लोगों के बीच में, तो क्या हामिद करजाई आता? नहीं आता। आराम से बी रबानी हेड थे, अलग अलग मंत्रालय बन जाता। बी रबानी हाथ जोड़ के सबको बोल रहे हैं मान जा लोगन, क्योंकि बी रबानी भी तो खतरे में है कि भाई अगर मंत्रालय बनेगा नहीं तो हम हेड काय करेंगे, पूरा मंत्रालय खत्म। तुम मना रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और इधर देखना, गुंडे और क्रिमिनल लोग में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने पावर छोड़ा तो हमारा मेन डोमिनेंसी का मामला है ना। अगर हमको नहीं बनाया गया, किसी और को बनाया गया, तो हमारा पावर बढ़ गया, घट गया, घट गया।
तो लॉजिक क्या है ओवरऑल कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर ये साइन हुआ ही नहीं, और साइन अगर हो गया रहता तो आगे चलकर ये तालिबान और जो अभी प्रेजेंट में तालिबान काम कर रहे हैं नहीं होता। लेकिन ना उनपे कभी सहमति बना, ना कभी कांड हुआ, तब तक इसी बीच में इंडिया आया और बोला क्या कि जब सहमति बना ही नहीं है तब तक हम तालिबान से मिल जाते हैं, और तालिबान को खूब सपोर्ट किया इंडिया ने। ध्यान से समझ लेना, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली तालिबान का जो हेड है उसका ट्रेनिंग इंडिया के मिलिट्री एकेडमी में हुआ है। अरे कुछ बुझा रहा है? और ये कहां का फायदा हुआ? क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में गया था किसके साथ? रसिया के साथ। तो उस समय ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने सारे ग्रुप्स हैं, और ये फिर से बोल रहा हूं, इंडिया ने सारे ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बना के रखा हुआ है। क्योंकि इंडिया सिंपल बोला कि आप अफगानिस्तान के लोग हैं तो हमको किसी से दुश्मनी क्यों है? आप अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे तालिबान हो, चाहे नॉर्दर्न अलायंस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, हमको किसी से दुश्मनी क्यों है? आप वहां के लोग हो, आप सरकार बनाओ, हम मदद करेंगे, बात खत्म है। क्या सुन पा रहे हो? तो सर ओवरऑल आज फिर से बोल रहे हैं, अगर ओवरऑल बात करें तो इसके बाद दो चीज होगा, बाद में चलकर अलकायदा अपना बदला लेगा और ये लोग कोशिश करेंगे सरकार बनाने का, जो सरकार बनेगा नहीं, और इसी बीच में एक नया ग्रुप आएगा तालिबान, जो छोटे छोटे लीडर हैं, जो मुजाहिदीन का काम कर रहे थे, तो जूनियर को तब तक भेजेगा कि तब तक तुम लोग आओ, और जूनियर आएगा तो हंगामा मचाएगा, तो सीनियर को पचेगा नहीं। तो सीनियर सब कहेगा हम लोग पेशावर रिकॉर्ड साइन किए थे तो हमारा मंत्रिमंडल बनेगा, तब बोलेगा कि जिस समय हुआ था उस समय हुआ नहीं, अब तालिबान को रहने दो। इसीलिए तालिबान अभी है तो सच बता रहा हूं इंडिया के लिए फायदा है, और इसके बाद अगर नॉर्दर्न अलायंस भी है तब भी इंडिया के लिए फायदा ही है, क्योंकि इंडिया हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है इधर। और इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को बोला भी कि तुम उस समय बनाए नहीं तो अभी तालिबान को रहने दो, कुछ साल बाद जब तालिबान जाएगा तो तुम आ जाना। तो हमने दोनों के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए सब में सबसे ज्यादा किसका जल रहा होगा? पाकिस्तान का। उसको लग रहा है हरामखोर हमारे बगल में, कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया। तो सर ओवरऑल अफगानिस्तान का कहानी ये है, लास्ट 2 मिनट में क्विकली सुन लो फटाफट, रिलेशन याद रहेगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तून, 2 मिनट रेडी हो जाओ, फ्री हो जाओ 2 मिनट, क्योंकि क्लास के अंतिम में अगर 2 मिनट सुन लोगे ना तो पूरा दिमाग में रहेगा, अन्यथा वो 2 घंटा बेकार हो जाएगा पूरा। तो लास्ट बोल रहा हूं, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा, उसके बाद आरटीएचडी करवाने का डिमांड, इंडिया ने अटैक किया, राजा चेंज करेगा रसिया, और उसके बाद 1973 1979 तक आते हैं तो 2-3-4 चीजें चेंज होगी, जिसमें राजा को चेंज करने के बाद दाऊद खान को टारगेट किया जाएगा। 4 आदमी, पश्तून से याद रहेगा ना, पश्तून, उज्बेक, हजारात क्या थे? सिया थे, और ताजिक अलग रहेंगे, सब सुन्नी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 4 नाम दाऊद खान को टारगेट करने के लिए आएगा, उसमें से 2 ग्रुप बन जाएगा। पहला तो ग्रुप है जमात इस्लामी, और फिर दोनों को पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल, धोखेबाजी का उसका नियत ही है, फिर हिजब इस्लामी बना देगा, वहां से हिजब इस्लामी अटैक करके भगा देगा रसिया को। जब सब मिलकर भगा देंगे तो वहां से एक नया ग्रुप क्रिएट होगा जिसका नाम है क्या? अलकायदा। और अलकायदा वही है जिसका मतलब आगे जाकर वो अमेरिका से बदला लेगा कि उसको सरकार बनाने में मदद नहीं करेगा। अलकायदा के अलावा जो लोग बच गए वो लोग सरकार बनाने की कोशिश किए, जिसमें बी रबानी को हेड पे तो सबकी सहमति बनी, लेकिन किसी और चीजों पर सहमति नहीं बनी, और इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और जिसके बाद आगे चलकर फिर बीच में आ जाएगा तालिबान, और फिर तालिबान कैसे आएगा, कहां से होगा, कल पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक मजा आया? जोर से बोले ऐसा ना हो। तो सर कल करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा।